क्योंकि तब भारत गुलाम था, तो अंग्रेजों का शासन था, तो घर पे पुलिस आ गई और वो पुलिस से उस साहित्य को बचाने के लिए जिस समय उनका छोटा 1.5 या 2 साल का बेटा उसी समय मृत्यु हुई थी, उस मृत शरीर के नीचे उनकी पत्नी की इतने कष्ट के समय भी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके उन्होंने मृत शरीर के नीचे उस साहित्य को रख दिया। तो आप सोचिए कि एक माँ भारत की आजादी के लिए भी उसी समय पुत्र की मृत्यु को भी भूलकर सोच रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज्यादा दुखपूर्ण घटना में भी वो भारत की आजादी और उस साहित्य को बचाने के लिए सोच रही है। पूरे घर की तलाशी में कहीं कुछ नहीं मिला और बाद में उन्होंने ये लेटर, जब वो लंदन में श्याम इंडिया हाउस में रहकर अपनी आगे की पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, वहां उनको मिला, तो ये वीर सावरकर के शब्द है कि उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा बड़ा योगदान मेरे बेटे की ओर से आजादी के लिए क्या हो सकता था। यानी मेरे बेटे की ओर से बहुत महत्वपूर्ण योगदान भारत की आजादी के लिए किया गया है, मृत शरीर के द्वारा भी। तो मैं आप सभी को ऐसे घटना सुना के सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि आइए हम सब साथ में आयुर्वेद पढ़े और लोगों के लिए उपयोगी करने के लिए हम उनकी प्रैक्टिकल फॉर्म को लोगों के सामने लाए, चाहे वो पथ्यापथ्य हो, चाहे वो कोई भी संसर्जन क्रम से अग्नि चिकित्सा हो या पंचकर्म हो, कुछ भी माध्यम से अगर हम आयुर्वेद को लोगों के सामने सेवा के रूप में अगर लाते हैं, तो ये हमारी ओर से आयुर्वेद की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी कि जिनके लिए वीर सावरकर जैसे अनेक लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। और इसी तरीके से हम वीर सावरकर जी को याद करके हम उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो ऐसे एक छोटे से प्रेरक प्रसंग से मैं आपको आयुर्वेद के लिए उद्यत करती हूँ कि आइए हम साथ-साथ पढ़ते हैं और साथ-साथ आयुर्वेद को लेके आगे चलते हैं, जिससे हम आयुर्वेद को भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करवा सके और इसमें सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आज के व्याख्यान की शुरुआत करते समय जैसे हम प्रत्येक समय कोई ना कोई एक धन्वंतरी वंदना और सरस्वती वंदना के बाद डॉक्टर विरल भाई शाह का एक बार व्याख्यान होगा और उसके बाद आज हमारी मेन स्पीकर है डॉक्टर सुजाता जाधव मैम। आप दोनों का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है और आज के व्याख्यान की हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले धन्वंतरी वंदना से। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशम् धातारमीशं विविधौषधीनां धन्वन्तरिं रमानाथं सर्वरोगनिवारकम् आयुर्वेदप्रवक्तारं वन्दे पीयूषजायकम्। आदिदेव धन्वंतरी की वंदना के पश्चात मैं हमारे प्रथम स्पीकर वैद्य विरल भाई शाह को, यहाँ हमें प्रत्येक लेक्चर में आप एक द्रव्य से अवगत करवाते हैं। आप अपने स्टूडेंट काल से ही बहुत ज्यादा प्राकृतिक औषधि, एकल औषधि जो जामनगर की एक विशेषता भी है, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में आप अहमदाबाद में अभी नारायण क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं और बहुत सारे रोगियों की सेवा कर रहे हैं। अभी कोविड के काल में भी आपका बहुत अमूल्य योगदान
रोगी के स्वास्थ्य लाभ करवाने में रहा है, और फिर भी आप हमारे लिए भी समय निकाल देते हैं। तो वैद्य विरल भाई शाह, आपका हार्दिक स्वागत है, और आज का द्रव्य परिचय देकर आप हमें अनुग्रहित करें। नमस्कार। ओवर टू यू वैद्य विरल भाई शाह। नमस्कार सभी जी आदरणीय नमस्कार। अध्यापकगण और विद्यार्थी मित्रों। आज आज मूल नक्षत्र है, शुक्रवार है। औषधि ग्रहण के लिए के भी ये भी अच्छा समय, कल सुबह का भी बहुत अच्छा समय है। वैसे तो अभी गर्मी के दिन है, बारिश कम होती है, तो वनस्पतियां कम दिखती है, लेकिन कई जगह पर पानी की जगह पर वजह से और कहीं बारिश की वजह से भृंगराज देखने को मिल रहा है। मूल नक्षत्र में जन्म होने वाले बच्चों का के लिए मूल नक्षत्र की शांति की जाती है। अश्लेषा और ज्येष्ठा नक्षत्रों में भी जन्म होने वाले बच्चों के भी उन नक्षत्रों की शांति की जाती है। वासा के बारे में लास्ट टाइम बताया था, तो वासा के पत्र, वासा का जो बहुत अनुभूत योग चरक का, कि जो वासा के पत्र वासा के 15-20 पत्ते या वासा चूर्ण, वासा का ग्रेन्यूल्स होता है 10-15 ग्राम, और उसमें काली द्राक्ष और 10 ग्राम हरित की का ग्रेन्यूल्स, उनको 250 ml पानी में भिगो दीजिए। 1-2 घंटा भिगो के रखिए, दिने तक 5 में डाल करके छान कर उसका पानी पीजिए, उपवात पीजिए, ऊपर से शर्करा का सेवन करिए। तो ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में पहले से अच्छा, बहुत अच्छा उपयोगी है। उद्वगत नासा, उद्वगत रक्तपित्त, अधोगत रक्तपित्त और में अच्छी में उपयोगी है। नासागत रक्तस्राव में भी ये बहुत उपयोगी। जिन जिन बीमारियों में हीमोग्लोबिन कम हो जाते हैं, जैसे थैलेसीमिया, किडनी फेलियर, ल्यूकेमिया, में भी युक्ति से उसका उपयोग कर सकते हैं। वासा के पत्र के का लास्ट टाइम वासा के पत्र को उसको शुष्क, छाया शुष्क करके उसका चूर्ण बनाना चाहिए, और इसी तरह उसका ग्रेन्यूल्स भी बनाना चाहिए। वासा के मूल का भी इस तरह ग्रेन्यूल्स बना सकते हैं। वासा का उपयोग सर्दी में भी करना चाहिए, क्योंकि आमाशय दोषों का निवारण एक वासा का एक अच्छा कर्म है। कई बच्चों में और कई बड़ों में और बच्चों में भी ऐसा देखा गया है कि कोष्ठ अम्ल हो जाते हैं, और जैसे टमाटर की ग्रेवी वाली सब्जियां, ये खट्टी चटनियाँ, पानी पूरी का पानी और अचार, आम का अचार, मुरब्बा, इस तरह की चीज खाने से आमाशय में अम्लता आ जाती है और उनको उल्टी आ जाती है। तो ऐसी उल्टियाँ हो जाती हैं कि उल्टियाँ बंद नहीं होती, कई बार पानी भी नहीं टिक पाता है। तो उसमें उसकी अम्लता को दूर करने के लिए पहले जीरा शर्करा का पानी देना चाहिए। चावल का पानी भी सौंठ, साकर और नमक डालकर उस चावल का पानी भी देना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा करके देना चाहिए। थोड़ी सी अम्लता कम हो जाने पर इस तरह से ये वासा पत्र का भी उपयोग करना चाहिए। सर्दी में वैसे आम्रपल्लव और जाम्रपल्लव का पानी भी पीने दे सकते हैं। एक और भी अभी आजकल म्यूकरमाइकोसिस का की बीमारी चली है, तो जो फंगस की वजह से बीमारी चल रही है, तो फंगस वैसे तो कई जगह, जैसे ब्रेड में, बिस्किट में जो पुरानी बासी रोटी होती है उस होती है, पुरानी बासी सब्जी होती है उसमें होती है, इस तरह से होती है। तो एक तो औषध निर्माण में भी ये फंगस हो जाता है कई बार। जैसे आप कुछ बना रहे हैं, जैसे कोई हेयर ऑयल बना रहे हैं या बॉडी केयर ऑयल बना रहे हैं या स्किन केयर ऑयल बना रहे हैं, तो उसमें क्या है कि सत्पा की प्रक्रिया करनी होती है। जैसे जितना बार बार उसका पाक करते हैं और जितना उसका पाक लंबा करते हैं, उसमें उसकी तीव्रता, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है, उस तेल की स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है।
वैसे करते हैं तो कई बार उसमें क्या होता है कि बीच में थोड़े दिन के लिए वो जो उसको जो बर्तन है उसको गर्म करना भूल जाते हैं, तो उस और कई दिनों तक भूल जाते हैं तो उसमें फंगस आ जाते हैं, तो फंगस को तुरंत निकाल देना चाहिए, धूप में रखना चाहिए, उसको तीव्र अग्नि में उसको जला देना चाहिए। और कई बार उसके हम जो तेल बनाते हैं, घी बनाते थे, उसके कल्प में भी आ जाते हैं, तो उसको तुरंत निकालना चाहिए, फंगस को धूप में रखना चाहिए, फिर उसको सूखने के बाद उसको जला देना चाहिए। कई बार कुछ दिनों पहले भी मैंने प्याज का उपयोग बताया था कि प्याज भी एक बैक्टीरिया वायरस को अरेस्ट करने में के लिए उपयोगी है। प्याज के टुकड़े को हम रख देते हैं थोड़ा सा काट के, उसमें बैक्टीरिया वायरस उसको आ जाते हैं, वो कैच कर लेते हैं। फिर वो जो प्याज का टुकड़ा होता है उसको फेंकना नहीं है, उसको तीव्र अग्नि में जलाना है। तो तीव्र इस तरह से ये फंगस का भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बैक्टीरिया वायरस को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आने वाले दिनों में सूर्य ग्रहण तारीख जैसे 10 जून को आएगा, तो वहाँ वो वृषभ राशि में और वृश्चिक नक्षत्र में आएगा। सूर्य ग्रहण के दिन भी औषधि ग्रहण नहीं करना चाहिए, वनस्पति ग्रहण नहीं करना चाहिए, और औषधि निर्माण भी नहीं करना चाहिए। उस दिन स्वभावतः जठराग्नि, और उस दिन और उसके आसपास के दिनों में स्वभावतः जठराग्नि मांद्य हो जाती है, उसलिए अपने बल के अनुसार उपवास या कम खाना आरोग्य की रक्षा के लिए उपयोगी होता है। हमारे विज्ञान के विद्यार्थी और जिज्ञासु लोग ये भी ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं कि उस सूर्य ग्रहण के आसपास ज्वर, प्रतिशय, काश, अग्निमांद्य जन्य पेट की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है या उसकी तीव्रता बढ़ती है। जिन लोगों का पहले से ही जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है, इन लोगों को होने की संभावना रहती है। आज द्रव्यों की बात करें तो मूलभूत द्रव्यों की बात करें तो जैसे आयुर्वेद में चरक संहिता के पहले अध्याय में बताया गया कि 9 मूलभूत द्रव्य हैं। ये 5 महाभूत तो है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और उसके साथ साथ आत्मा, मन, काल और दिशा भी एक द्रव्य ही है। आत्मा भी एक द्रव्य ही है, उसके अंदर भी गुण और कर्म आश्रित है। मन के अंदर भी गुण और कर्म आश्रित है, और काल के अंदर भी है। तो काल के बारे में भी मैं, काल भी एक द्रव्य ही है। और कई बार बताते हैं कि पुष्य नक्षत्र का कितना अच्छा उपयोग है। शनिवार के दिन उत्तर भाद्र नक्षत्र आता है तो उसका कितना अच्छा उपयोग है। चित्रा नक्षत्र हमारे नेत्र रोगों के लिए कितना अच्छा उपयोग है। तो इस तरह से बात कर रही थी। और भी अच्छे अच्छे काल आते हैं, समय आते हैं जो हमारे परिवार की खुशियों के लिए, हमारी सुख समृद्धि के लिए आते हैं अच्छे अच्छे, वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आज मैं बात करूंगी उपयोगी द्रव्य है दिशा के बारे में। दिशा को भी एक द्रव्य ही है। द यूटिलिटी ऑफ द डायरेक्शन, दिशा का महत्व बहुत है। आजकल जो जिस तरह से पेंडेमिक हो रहा है, इतनी महामारी हो रही है, तो उसमें अब दिशा का महत्व बहुत हो रहा है। हमारा घर कैसे रखना चाहिए, हमारी क्लिनिक कैसी होनी चाहिए, हमारा ऑफिस कैसे रखना चाहिए, तो वो दिशा का महत्व है। दिशा भी एक द्रव्य ही है, लेकिन उसका इतना विस्तृत वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी उसका हमारे ऑब्जर्वेशन से मैं कुछ बात करना चाहूँगा। तो अब दिशा अपने घर का मुख्य प्रवेश द्वार, गेट, कंपाउंड का प्रवेश द्वार, स्टेप्स, पढ़ने की जगह, पूजा की जगह, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, तिजोरी की जगह कहाँ रखनी चाहिए, वो दिशा का ज्ञान होने पर हम रख सकते हैं। देखिए, पूर्व दिशा के जो दरवाजे होते हैं, मेन एंट्रेंस, स्टेप्स, गेट हमेशा अच्छे माने जाते हैं। उत्तर और पश्चिम दिशा के भी जो प्रवेश द्वार, स्टेप्स और छोटी सीढ़ियाँ, बड़ी सीढ़ियाँ अच्छी मानी जाती है। लेकिन दक्षिण दिशा के दरवाजे और इससे छोटी बड़ी सीढ़ियाँ, गेट सबको फायदेमंद नहीं होती है। जैसे भगवान शिव तथा अन्य देवताओं का मंदिर होता है, उसमें हमेशा मंदिर के दरवाजे, स्टेप्स पूर्व दिशा के होते हैं। और मकान हमारा जो मकान होता है थोड़ा सा स्लोप पर ऊपर की ओर, ऊपर की दिशा में हो तो अच्छा होता है। और हमारा जो घर का जो गेट होता है वो उसका लेवल रोड के लेवल से थोड़ा ऊपर हो तो अच्छा होता है। जैसे मैं हमारे अहमदाबाद शहर की बात करूँ कि अहमदाबाद का बहुत प्राचीन प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर है। वो उसका मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में बहुत अच्छी तरह है। यहाँ के अहमदाबाद का एक अच्छा
एरिया है आमवाड़ी, वहां पे बहुत पुरानी 100 साल पुरानी सी विद्यालय, तो उसमें एक डेरा, जैन देरासर बना हुआ है, बिल्कुल दिशा का प्रवेश द्वार। जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्य की किरणें उस जैन देरासर में प्रवेश, हमने एक श्रेष्ठ फाउंडेशन बिल्कुल सब कुछ बहन ने बनाया था, और ये संस्था अच्छा का है। तो वहाँ पे महादेव है, तो वहाँ पे भी पूरा का एंट्रेंस पहुंची क्या हो गई। आज कोई मकान बन इस तरह के ईशान है, गणेश जी की स्थापना, वहाँ पे अगर स्मृति की बिल्कुल समृद्धि होती है। ईशान में कचरा पेटी, ये डस्टबिन, बूट चंपल का कबाड़, वॉश बेसिन का नहीं रखना चाहिए। ये और बहुत महत्व की चीज होती है कि ईशान कोने में संडास, बाथरूम, टॉयलेट और बाथरूम नहीं रखना चाहिए। ये बिल्कुल ये हमने बहुत सालों से ऑब्जर्व किया है कि ईशान कोने में टॉयलेट, बाथरूम नहीं रखना चाहिए। ईशान कोने में इस तरह से टॉयलेट, बाथरूम रखते हैं तो तीव्रता वाली महाव्याधि होने की संभावना, घर के कुछ सदस्य को होने की संभावना रहती है, आर्थिक नुकसान, कर्जा होने की संभावना रहती है। उन लोगों को जन्म कुंडली को देखकर कुछ यदि उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं तो जन्म कुंडली को देखकर राहु ग्रह की शांति के लिए कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। तो अच्छा, तो ये ईशान कोने के बारे में मैंने बताया, और कुछ घर के प्रवेश द्वार किस तरह से होना चाहिए इस तरह से बताएं। आगे हम देखेंगे कि अलग अलग कोने का क्या महत्व है, अलग अलग दिशाओं का क्या महत्व है, और हमारी क्लिनिक कैसी होनी। हमारी जो क्लिनिक होती है तो क्लिनिक में भी पूर्व दिशा का एंट्रेंस हो तो बहुत अच्छा है, और क्लिनिक का जो स्लोप में थोड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए, अंडरग्राउंड नहीं होना चाहिए। ये अच्छा, उसके आगे स्पेस हो तो अच्छा हो, और उसके आगे कोई ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए। और जैसे ही सूर्योदय होता है तो सूर्योदय की किरणें हमारे घर में और हमारे ऑफिस में, क्लिनिक में आए तो बहुत अच्छा है। वैसे तो उत्तर दिशा का प्रवेश द्वार और पश्चिम दिशा का भी अच्छा होता है, लेकिन पूर्व दिशा का बिल्कुल बहुत अच्छा होता है। इन सबका ये दिशा का महत्व इसलिए है कि ये दिशाओं को इस तरह से अच्छी दिशाओं में एंट्रेंस और अच्छी दिशाओं का अच्छी तरह से ज्ञान करके मकान को रखने से बात है। जैसे बेल का वृक्ष होना चाहिए, पीपल का वृक्ष होना चाहिए, वास्ता का वृक्ष, गीलों की लताएं होनी चाहिए, ये सब का, तुलसी के पौधे होने चाहिए, सब का घर में पॉजिटिव एनर्जी आए, इसलिए होता है। तो आज मैंने दिशा के बारे में, एक दिशा भी एक द्रव्य है, उसके बारे में बताने की कोशिश की, और अगले बार मैं और भी आगे बताऊंगा। धन्यवाद। किसी को कोई पूछना हो तो जरूर पूछना, और बाद में भी कोई कुछ पूछना हो तो जरूर पूछना। धन्यवाद जी। वैद्य विरल भाई शाह, आपका बहुत बहुत मैम म्यूट हो गया है जी। वैद्य विरल भाई शाह, विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये जानकारी यहाँ देकर अनुग्रहित किया। मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ कि आप देखिए कि आयुर्वेद में भी तो बहुत सारी जगह उत्तर दिशा से, पूर्व दिशा से औषधि ग्रहण करना, पुंसवन कर्म
का जो यज्ञ है पुत्रेष्टि यज्ञ, उसको पुत्रेष्टि यज्ञ न लेके श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति यज्ञ लेना चाहिए। श्रेयसिम प्रजाम इच्छतो एतो स्त्री पुरुषों से आचार्य ने उस व्याख्यान की शुरुआत की है इसलिए। मगर पुरुष प्रधान समाज था, आज भी है, तो इसीलिए पुत्रेष्टि यज्ञ लिखा है। उसको संकुचित मानसिकता से हमें नहीं देखना चाहिए। तो वहां भी लिख रखा है कि जो यज्ञ में सहायक है, जो ऋषि है, वो किस जगह से बैठेंगे, किस दिशा में बैठेंगे, यानी इस जीवन को जीवंत रखने के लिए, जागरूक रखने के लिए, पूर्व संभावनाओं के साथ जीने के लिए चरक ने सभी दृष्टिकोण से, सभी आयामों से इसका वर्णन किया है। इस तरीके से हमें यहाँ इसको समझना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य विरल भाई शाह आपका। और आज का जो मुख्य व्याख्यान है हमारा, इसके बाद का सेकंड व्याख्यान है डॉक्टर सुजाता जाधव मैम, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आपका परिचय सभी उपस्थित व्यक्तियों से करवाना चाहूंगी। आपने बीएमएस और एमडी काय चिकित्सा से तिलक आयुर्वेदिक कॉलेज पुणे से किया है। आप वर्तमान में प्रोफेसर एंड एचओडी ऑफ काय चिकित्सा विभाग मातोश्री आसारबाई दर्डे आयुर्वेदिक कॉलेज बाबुलगांव येवला डिस्ट्रिक्ट नासिक महाराष्ट्र में अभी आप कार्यरत है। आपने असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर 2001 से लेके 2017 तक आपने कार्य किया CSS MSS आयुर्वेदिक कॉलेज कांचनवाड़ी औरंगाबाद में। उसके पश्चात अभी आप यहाँ प्रोफेसर हेड के पद पे अभी कार्यरत है। आपके पास 10 वर्ष का पीजी टीचिंग एक्सपीरियंस है। आपने बहुत सारी इंटरनेशनल और नेशनल वर्कशॉप में अपने पेपर प्रेजेंट किए हैं। आपने टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ROTP भी बहुत बार ज्वाइन किया है। आपका रिसर्च वर्क रोल ऑफ शिरोधारा इन निद्रानाश रहा है और आपके बहुत सारे वेरियस आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन द डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स एंड मैगजीन्स। और आपको रानाडे प्रतिष्ठान के द्वारा एक अवार्ड भी प्राप्त है। ऐसे प्रबुद्ध विद्वज्जन के रूप में, आपका स्पीकर के रूप में यहाँ मैं आपका विश्वारित परिषद की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान के लिए डॉक्टर सुजाता मैडम, ओवर टू यू। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा आवाज सुनाई देता है मैडम? हाँ जी, हाँ जी, जी स्पष्ट आ रहा है जी। ओके। विश्व आयुर्वेद परिषद NIA गुजरात की ओर से आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करने के लिए जो अभियान चल रहा है, उसी की व्याख्यान श्रृंखला में वैद्या दवे मैडम ने मुझे व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं दवे मैडम और पूरे विश्व आयुर्वेद परिषद के लोगों का आभार प्रकट करती हूँ। हमसे जुड़े सभी वैद्यगणों को मैं प्रणाम करती हूँ और सभी छात्रगणों का यहाँ पे स्वागत करती हूँ। मेरा आज का विषय वातव्याधि चिकित्सा उपक्रम को मैं सादर कर रही हूँ। इस विषय को सादर करने के लिए मैं आपकी अनुमति लेती हूँ। ये विषय बहुत ही बड़ा है, फिर भी जिन छात्रों को आयुर्वेद चिकित्सा करते समय ऐसा लगता है कि हमको संस्कृत का पूरा ज्ञान नहीं है, हम संहिता नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए इस चिकित्सा करना मुश्किल है और वे दूसरे शास्त्रों का आधार लेके चिकित्सा करते हैं, उनके लिए मैंने बहुत ही साधारण रीति से विकृत वात दोष की चिकित्सा संहिता के आधार पर हम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करने का प्रयत्न किया है। अभी मैं मेरे स्लाइड शेयर करती हूँ।
स्लाइड शेयर हुए मैडम? जी मैम, अभी नहीं हुई मैम। ओके। अभी हो गए? स्लाइड दिख रहे हैं मैडम? नहीं, अभी नहीं आ रही है मैम। मैं अपने स्टूडेंट से करवा दूं? एक मिनट मैडम, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ जी, कोई बात नहीं जी जी। मैडम एक मिनट, मैं कर रही हूँ। जी डॉक्टर साहब, ओके। अभी दिख रहे हैं मैडम? नहीं, अभी तो प्रेजेंटेशन नहीं हुआ मैम। अभी मैडम ऐसे ऊपर लिखा हुआ तो आ रहा है सुजाता इज प्रेजेंटिंग, मगर वो पहले डिस्प्ले हो गई थी ना जो पीपीटी, वो नहीं हो रहा है। हाँ हाँ। कोई नहीं डॉक्टर साहब, मैं करवा देती हूँ अपने स्टूडेंट से, है ना? ठीक है। शालवी, हेलो हेलो, शालवी, मैम नमस्ते मैम। हाँ हाँ जी बेटा, आप डिस्प्ले कर दीजिए, पीपीटी डिस्प्ले कर दीजिए बेटा। यस मैम। मैम आप शुरू कर दीजिए, अभी वो कर रही है, प्रस्तावना शुरू कर दीजिए मैम। सुजाता जी, हेलो हेलो। मैडम अभी स्लाइड है क्या हाँ, सामने आपकी? नहीं, स्लाइड अभी प्रेजेंट हो जाएगी, आप प्रस्तावना बोलनी शुरू कर दीजिए, मैं ऐसे कह रही थी। अच्छा। जी जी जी, हाँ जी, अभी हो जाएगी 1 मिनट में। मैडम हाँ जी डॉक्टर साहब, हाँ हाँ जी, अभी मैं चालू करती हूँ। हाँ जी हाँ जी, प्रेजेंट हो गई, हाँ जी। हाँ हाँ। इसके आगे की स्लाइड ले लो, नेक्स्ट। हाँ, वात व्याधि, वात दोष की विकृति से जो व्याधि उत्पन्न होते हैं उसको वात व्याधि कहते हैं।
हमारे शरीर की व्याधि अवस्था जानने के पहले हम शरीर का स्वास्थ्य किसे कहते हैं ये देखते हैं। दोष, धातु, मल और अग्नि इनकी समस्थिति और आत्मा, इंद्रिय, मन इनका प्रसन्न रहना, इसको शरीर का स्वास्थ्य कहते हैं। इस शरीर और मन की स्वस्थता का कारण प्राकृत वात दोष मतलब अकुपित अनिल कहा गया है। अब हम प्राकृत वात दोष के क्या गुण है और उसका स्वरूप कैसा है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट, आज का मेरा विषय जो है वातव्याधि चिकित्सा। ये चिकित्सा करते समय हमको पूरे दोषों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक रहता है। खाली व्याधि पढ़ लिया और उसके ऊपर उसका चिकित्सा सूत्र के अनुसार हम चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। जब तक हमको वात दोष का प्राकृत स्वरूप क्या है, पित्त दोष का क्या है, कफ का क्या है और उनकी विकृति कैसे होते हैं, उनके संसर्ग के लक्षण क्या है, इन सब बातों का जब तक हमको पता नहीं होता है, पूरा ज्ञान नहीं होता है, तब तक हम कोई भी व्याधि की चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। और कर भी ली तो वो शुद्ध चिकित्सा नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका पूरा जो है शमन दोषों का वो हम उनको समस्थिति में नहीं ला सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैंने प्राकृत वात दोष के जो गुण है वो बता रही हूँ। तो वात दोष जो है उसको अव्यक्त कहा गया है, मतलब वो व्यक्त नहीं है। और जो उसको जानने का है तो वो उसको जो कर्म से जानना पड़ता है, उसको व्यक्त कर्म ऐसे कहा गया है। और वो अचिंत्य है, उसका जो मार्ग है वो अनावृत रहता है। वायु के जो 5 प्रकार बताए गए उनकी जो गति है वो अनावृत है, उसके ऊपर आवरण नहीं है। वो उनको जो गति है वो उस गति से ही उनका कार्य चलता है। वो उसको के उनके मार्ग में अवरोध आने से उनमें विकृति हो जाती है। ये वायु जो है, वात दोष जो है उसको योग वायु भी कहा जाता है। योग वायु का अर्थ है जो उसके साथ में जो भी दोष है उस दोष के वो गुण को बढ़ाता है। और वात के जो गुण बताए हैं वाग्भट में, वो रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल, अनिल ऐसे कहा गया है। और उसके द्विगुण को भी बताया है। वो द्विगुण है शब्द और स्पर्श। आकाश और वायु के जो दो गुण है उसको द्विगुण कहा जाता है। वात पर जो रस है जिसका सेवन हमारे जो आहार है वो षड्रस प्रधान होता है। उसमें की 3 रस जो है कटु, तिक्त, कषाय, इनका अधिक सेवन करने से वात की वृद्धि हो जाती है। और उसके विरुद्ध जो है मधुर, अम्ल, लवण, इनका सेवन करने से वात का शमन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण देके बताना चाहती हूँ वात की वृद्धि कैसे होती है और उससे व्याधि कैसे निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे रुग्णालय में एक 55 साल का पुरुष रुग्ण आया था और उसकी प्रधान रुझान थी उभय जानु संधि शूल और संक्रमण कष्ट था। जब वो ओपीडी में आ गया तो हमने उसका परीक्षण कर लिया। तो उसके जानु संधि को देखते ही ऐसे पता चल रहा था कि ये संधिगत वात है। पूरा अस्थि का दर्शन हो रहा था। और स्पर्शन परीक्षा में सशब्द ध्वनि, सशब्द उसका जो क्रिया थी सशब्द थी। तो हमने तो उसका निदान संधिगत वात कर लिया था, लेकिन फिर भी उसका रुग्ण पत्रक के अनुसार उसकी हमने रुग्ण का इतिहास पूछना चालू कर किया। तो हमको क्योंकि उसके हेतु क्या है इसके बारे में हमको ज्ञान करना था। तो उसको हमने पूछ लिया पूरा। तो आहार तक जब आए हम आहार के बारे में उसको पूछा तो ये वात वृद्धि तो दिख ही रही थी, इसलिए मैंने उसको पूछा कि तुम खाने में तेज ज्यादा लेते हैं क्या? तो वो बोला हाँ मुझे तेज खाना बहुत पसंद है। तो मैं बोली क्या खाते हैं आप इतना तेज? तो वो बोले मैं मिर्ची का सेवन रोज करता हूँ। और वो नित्य सेवन करता था। और वो जब खरीदने जाता था मिर्ची तो वो बाजार में खा के देखता था उसको
और वो जब तेज रही, तीखी है ज्यादा, तो ही उसको खरीदता था, नहीं तो सादी वाली मिर्ची वो लेता ही नहीं था। मतलब कितना तेज कटु और रस प्रधान और तीक्ष्ण वो आहार लेता था, तो उसी के वजह से ही उसको वातक की वृद्धि हो गई थी। ये एक हेतु हमको मिला। और दूसरा ऐसा था कि वो व्यवसाय से प्रवचनकार था, तो उसको दिन भर उसकी वाक प्रवृत्ति चालू ही रहती थी, बार 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 बात करना ये उसका चालू रहता था। वो भी हेतु जो है वो वातकर है। तो ऐसे वातकर आहार पूछने के बाद ही हम उसकी जब हम निदान परिवर्जन कर देंगे, वहां पे उसको मैंने बोल दिया कि ये तुम मत खाओ, ये ऐसे ही तुम मिर्ची का सेवन करते रहेंगे तो जितना अभी तक तुम यहाँ तक आ सके उतना भी नहीं आ सकेंगे बाद में, तो तुमको ये सब बंद करना जरूरी है। तो हमने उसको ये बता दिया और फिर उसको चिकित्सा दे के वो चला गया। तो कितना हमने उसको नहीं पूछा, हम उसको नहीं पूछते थे और ऐसे ही दवाई देते थे तो क्या होता था, कुछ भी फायदा नहीं होता था ना, फिर उसको तो पेन किलर के लेना ही पड़ता था ऐसे। तो इसलिए हमको वात गुण बढ़ाने वाले जो भी चीजें हैं उनको पूछना ही चाहिए। नेक्स्ट। हाँ मैडम। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, स्लाइड शेयर हो रही है। हाँ जी हो रही है जी। इसके आगे का ले लो, एक मिनट, पहले वाला लीजिए, पहले वाला स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे हम वात दोष का क्षय, प्रकोप और प्रशम, इन ये बातों को भी हमको ध्यान देना चाहिए। तो अभी ग्रीष्म ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु में उष्ण और रुक्ष गुणों की वृद्धि से वात का क्षय होता है। तो हमको इन दिनों में जो आहार लेना है वो कैसे लेना है, शीत और स्निग्ध। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। आगे का ऋतु जो है वो वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में बारिश की वजह से शीत गुण की वृद्धि हो जाती है और फिर रुक्ष और शीत की वजह से प्रवात का प्रकोप हो जाता है। तो ये जब वर्षा ऋतु है तो उन दिनों में हमको रुग्णों को बस्ती चिकित्सा करने के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि उसका बस्ती का सेवन करने से उसको मतलब पूरे आगे भी उसका जो व्याधि है, व्याधि के लक्षण जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। तो और उसके आगे जो शरद ऋतु है उसमें वात का प्रशम बताया गया है। तो हम वात दोष के साथ जो कफ दोष है, हमारे शरीर में 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। ये और इसमें कि वात का चल गुण बताया है और पित्त और कफ का चल गुण नहीं है। तो पित्त और कफ की जो गति है वो, और जो बाकी के धातु और मल की जो गति है वो वायु से है। इसलिए वो पित्तम पंगु, कफम पंगु, पंगुवो मलधात्मा ऐसे कहा गया है। आगे का नेक्स्ट। अभी हमको वात दोष के 5 प्रकार के बारे में देखना है। ये वायु के 5 प्रकार बताए हैं, उसमें प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान। तो ये जो पूरे शरीर में वात दोष के प्रकार जो है उनके स्थान बताए गए हैं अलग अलग। तो प्राण का स्थान है वो मूर्धा स्नान बताया गया है, और उसकी जो गति है वो उरक, कंठ, चरक ऐसे बताया है। उसका कर्म जो है प्राण, कुछ नेटवर्क के इश्यू के कारण शायद मैडम लेफ्ट हो गई है। दीक्षा, हेलो। जी जी मैम, जी मैम। हाँ, या नीता मैडम भी है। नीता मैम, हाँ नीता मैम, हेलो, हेलो नीता मैम।
अच्छा दीक्षा, तुम कुछ संभालो, मैं मैडम से एक बार बात करती हूँ, है ना, कि क्या रहा ऐसे, है ना, जी मैम, जी क्योंकि मैम। मैडम को कई बार पता भी नहीं चलता है ना, स्पीकर को पता ही नहीं चलता कि वो लेफ्ट हो गए, है ना। नहीं मैम, कुछ नेटवर्क इशू तो था, हाँ तभी जी आवाज गड़बड़ आ रही थी। जी जी जी, आप संभालिए, मैं उधर फोन कर जी लेती हूँ एक बार, है ना। ओके। जी जी जी। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है, हम वात दोष पर ही बात कर रहे हैं। और जैसा कि हमें पता है कि मैक्सिमम जो हमारी डिजीज होती हैं वो वात से ही है। 80 प्रकार की डिजीजेस को वात में ही आचार्यों ने हमारे समाविष्ट किया है। और आगे चल के जैसा मैम बता रही थी, गुण वाइज दोष वाइज, कि जब हमारे पास पेशेंट आता है ओपीडी में, तो अगर हम उसको थॉरोली, अगर हम उसको हिस्ट्री टेकिंग थॉरो नहीं करते हैं और हम उसे वात वृद्ध क्या लिया उसने, वात वर्धक या इस तरीके का अगर हम उसे थॉरो काउंसलिंग नहीं करते हैं, तो अच्छे से नहीं पूछते हैं, तो हो सकता है कि हमारा ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं रहे पेशेंट के लिए। तो बहुत ज्यादा माइन्यूट चीजें तो हम इसमें नहीं फाइंड आउट कर सकते, लेकिन जो मोटी मोटी चीजें हम दोष को ध्यान में रख के पेशेंट से पूछ सकते हैं। तो ऐसा कुछ हमें हमारी डे टू डे एक्टिविटी में, हमारे काउंसलिंग पॉइंट्स में जरूर से ऐड करना चाहिए। और इन दी एंड ऑफ दी जो हमारा प्रेजेंटेशन है, प्रोबेबली हमें पता पड़ जाएगा कि हमें ऐसी क्या चीजें जो हमें पूछनी चाहिए कि जो कि उसको ओवरकम कर सके। जी दीक्षा, जी जी थैंक यू मैम। बेटा, थैंक यू बेटा। बस मैडम से बात हुई, वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी नेटवर्क इशू ही बता रहे थे। जी मैम। हम नेटवर्क के कुछ व्यवधान के लिए क्षमा प्रार्थी है। और जैसे वायु का कहा ही है, तो मैं अगर गायनी के साथ रिलेटेड करके आपको बताऊं, नहीं वाताद्रते योनि नारीणाम संप्रदुष्यति, तो वायु के बिना तो कोई भी योनि रोग होता ही नहीं है। तो इस विषय को लेके अगर हम सोचते हैं, तो मैंने यहाँ जयपुर में ही एक बार अस्रिक दर के रोगी में अस्रिक दर की कोई भी मेडिसिन दिए बिना, है ना, जैसे सामान्य रूप से आप सभी जानते ही हैं कि हम अशोकारिष्ट, पुष्यानुक चूर्ण, या ऐसे लोद्र चूर्ण, या नागकेशर, या ऐसे कुछ भी जो हम, सोनितारकल रस, बोलबद्ध रस, ऐसा कुछ भी दिए बिना क्या हम इनिशिएशन जो वायु के द्वारा हुई है किसी रोग की, तो उसमें हम ऐसा कोई कर सकते हैं क्या कि भाई वायु का ही अगर हम सबसे पहले जैसे वायु की ही चिकित्सा करें। तो हमने देखा कि जैसे दशमूल तैल क्या, हाँ जी नीता मैम, अभी कुछ, हाँ मैंने मैम से बात की है, अभी वो ज्वाइन करेंगे, तो अ, जी, तब हम मैडम का आगे सुन पाएंगे। हाँ जी। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि अगर हम दशमूल तैल का मात्रा बस्ती के रूप में प्रयोग किया, छोटी सी गुड़िया थी ऐसे, तो 16-17 साल की, तो वो नॉट एबल टू टेक द मेडिसिन, है ना, ऐसे यूं, अच्छा ये लेना पड़ेगा, अच्छा इसका तो स्वाद खराब है, चूरन में ले नहीं सकती, गोली मेरे बहुत पानी पीने के बाद जाती है, मैंने हर एक में दिक्कत थी उसको कहीं ना कहीं। तो ऐसे में हमने ये सोचा कि चलो उसको प्रोजेस्ट्रॉन फेज में, यानी 14वें 15वें दिन के बाद अल्टरनेट डेज पे दशमूल तेल की सिर्फ ओनली 20 ml मात्रा बस्ती, और उसके बाद जैसे आप सभी को पता ही है कि बिल्कुल आर्द्र पानी, मानी हाथ गिले हो तभी देनी है। फिर उसके बाद में जैसे दिन भर में सोना नहीं है, और हम भोजन के तुरंत बाद देते हैं, तो तुरंत कोई खाना भी नहीं खाना है, तो लगभग 3-4 घंटे तक खाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, ऐसा उसको भोजन भी करवाया है, और उसके तुरंत बाद दी है मात्रा बस्ती। तो विदाउट गिविंग एनी अदर मेडिसिन, वायु को कंट्रोल करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि मात्रा बस्ती दी बेस्ट उपाय है। बहुत अच्छी तरह से हम उसको वहां कंट्रोल कर पाए, और अतिरिक्त दर की एक भी दवाई लिए बिना नेक्स्ट साइकिल का एपिसोड बिल्कुल हैवी नहीं रहा, और लॉन्ग ड्यूरेशन का भी नहीं रहा। तो इस तरीके से हम यहाँ नहीं वाताद्रते योनि, यानी हम वायु को ही अगर कंट्रोल करें, और जैसे चरक संहिता सूत्रस्थान में बताया भी है, सर्वा ही चेष्टा वातेन स प्राणी नाम प्राण स्मृत तेनेव रोगा जायते, उसी से रोग होते हैं, तेनेव च उपरुध्यते, यानी उसी से उसका शमन भी होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ वायु को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैं नीता मैम से अनुरोध करूंगी कि थोड़ा सा वक्तव्य आप भी किसी भी उसमें इमरजेंसी वक्तव्य ले लीजिए। डॉक्टर नीता मैम, ओवर, नीता मैम ओवर टू यू। हेलो नीता मैम।
हेलो। हाँ जी नीता मैम, हेलो। थोड़ा सा वक्तव्य आप ले लीजिए, इमरजेंसी वाला। हाँ जी। जी जी मैं धन्यवाद ये कहना चाहूंगी, हाँ, जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर हेतल मैम। एंड देयर इज सम टेक्निकल इशू आई थिंक डॉक्टर सुजाता मैम के साथ, लेकिन जो वो कह रही थी कि वात, चय, प्रकोप और सीजनल, जो कह रही थी कि जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु में वात बढ़ जाती है, तो हम अभी जो एग्जाम्पल देखे हैं असरुद्दर का, उसी प्रकार से जैसे ही वर्षा ऋतु चालू हो जाएगी वहां पर वात का प्रकोप देखने को मिलता है। प्रकोप होने के पश्चात उसकी पूर्व तैयारी करके लाइफस्टाइल में जो हम लोग कहते हैं कि वात यदि विकृत ही ना हो, तब अभी जो जरूरत है पैंडेमिक के समय में कि हमें त्रिदोष का बैलेंस यदि रखना होगा, तब हम ये कह सकते हैं कि वात ही, जब आर्ध्य चिकित्सा बस्ती कहते हैं, तब हमें ये ध्यान में आता है कि वात यह मेन कल्प्रिट है जो पित्त और कफ को लेकर चलता है दूसरी जगह। जो हम आशय अपकर्ष में देखते हैं और आवृत्त वात में देखते हैं, तो सभी दूर पंगु होता है कफ, और तो पंगु है वात जब लेकर चलता है, इसीलिए वात को ही हमें नियंत्रित करना होता है। यदि आप चरक संहिता में देखते हैं वात कला कली अध्याय में नियंता प्रणेता च, तो नियंता प्रणेता वह प्रणीत करता है हर एक एक्शन ऑफ द मस्कुलेचर इन द बॉडी। तब हमें ये पहले ही एडवाइस दे देना चाहिए कि यदि हमें स्वस्थ होना है, स्वस्थ रहना है, तो वात को ही नियंत्रित करना है बस्ती के द्वारा। तो मैं हमेशा ये कहना चाहूंगी कि अबाउट 25 ईयर्स, हमें 25 ईयर्स तक ग्रोथ चलता है, उसके पश्चात एवरीबडी हैज टू गो विथ सीजनल पंचकर्म, सो दैट, और वो कब करना है, तो वात के अनुसार, वात के गुणों को देखते हुए उसकी मतलब जो हमें ऑयल का प्रिपरेशन प्लान करना होगा, तो अकॉर्डिंगली करना है। तब जिसको वात प्रधान हिस्ट्री है घर में, या लास्ट ईयर जिन्होंने सफर किया है, तो ऐसे सभी लोगों को अभी जो ग्रीष्म काल चल रहा है, अभी से चिकित्सा एडवाइस कीजिए। और ये देखा गया है कि पहले ही हम नियंत्रित करते हैं प्लान करके, जैसे बला तेल से बस्ती हो गई है, या दशमूल तेल हुआ, निशोत्तर युक्त हुआ, जो डिस्मेनोरिया के केसेस है, यदि अपना गायनिक में यदि कहना चाहूंगी, तब वात को यहाँ नियंत्रित कीजिए। तो स्मॉलर क्वांटिटी में जब वह प्रकोपित है, तभी हम चय में ही यदि उसको नियंत्रित कर लेते हैं, तो वर्षा ऋतु में इसका हमें अच्छे से देखने मिलता है कि जो पेशेंट, अब मेरी एक अर्थराइटिस की पेशेंट मैं बताना चाहूंगी, जिसको अर्थराइटिक पेन था, और हमने इसको ग्रीष्म ऋतु से ही चिकित्सा करनी चालू की, और देखा गया कि वर्षा ऋतु में उसका इफेक्ट, जितने प्रमाण में उसको पेन होता था, यह पेन होता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी। थैंक यू हेतल मैम। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ जी मैम, आगे भी एक आध दो केस ले लीजिए। अभी मैम को मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि मैम प्लीज ज्वाइन अगेन। नीता मैम अभी है, तो आप ले लीजिए मैम, कुछ एक आध दो केस बता दीजिए, हो सकता है तब तक मैम आ जाए, सुजाता जी। जी मैम। हाँ जी, हाँ, ठीक है। तब मैं ये कहना चाहूंगी, वातज विकार आज का टॉपिक को लेकर के चल रही हूँ मैं, इसीलिए आपको वही कहना चाहूंगी कि अभी हम लोग जो पीसीओडी में भी देखते हैं, तो वहां पर भी यही देखा जाता है कि वात, डाइटिंग करते हैं काफी लोग। डाइटिंग करने में क्या हो जाता है कि अक्सर हम समझते हैं कि ओबेसिटी से हार्मोन्स ब्लॉक होते हैं। ये तो बहुत सही बात है कि अति संतर्पणोत्तेजन होने के पश्चात भी, ब्लॉक होने के बाद वात नियंत्रण कर नहीं पाता है, सिक्रेशंस को जहां पहुंचाना है रिसेप्टर सेल्स तक नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि हमने देखा है नियंता प्रणेता च। तब हमें जो डाइटिंग करते हैं वहां पर भी एक हो जाता है कि एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है। लोग सवेरे डाइटिंग के नाते कम खाएंगे, वहां पर वात प्रकोप हो जाता है। तो ऐसे इसमें संकुचित अवस्था में रुक्ष गुण वात का अधिक हो जाता है, और संकोच को प्राप्त करते हैं सारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, आर्तव जो भी है। तब हमें ये देखने मिलता है कि ये संकोच हुआ, तो वहां पर हम शतावरी घृत द्वारा प्लान करते हैं, दशमूल तेल, शतावरी घृत, यष्टि मधु घृत, इसके साथ में यदि हम बस्ती देते हैं,
तब इस संकोच की अवस्था को हम ओवरकम करते हैं। तो देयर इज ए लीन पीसीओडी एंड ए ओबेस पीसीओडी। तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि चिकित्सा अप्रोप्रिएट हो जाती है। तब हम प्लानिंग में हार्मोन्स के लिए, फाइटोइस्ट्रोजेंस के लिए शतावरी का प्लान करेंगे, पर मुख्य चिकित्सा वात की ही करेंगे। इसीलिए वात चिकित्सा में दशमूल को यूज कर रहे हैं। तो वहां पर इस प्रकार से कंट्रोल हो जाता है। जो भी ली जाती है कि वात जो शीत के गुण में यदि बढ़ जाता है, वहां पर केवल फोमेंटेशन, ओनली फोमेंटेशन टेक्स प्लेस। कई दफा ये देखा जाता है कॉन्स्टिपेशन होता है पेशेंट में। तो ओल्डर एज ग्रुप में ये देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेटेड बाउल्स है। कॉन्स्टिपेशन में यूज यहाँ पर भी संकोच होता है। सर्विसिंग नहीं, ऐसा नहीं है कि सब लोग पंचकर्म कराते ही है। अभी अभी इसका प्रस्थ चला है कि लोगों को पता चल रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू। तो हम ये देखते हैं कि आधमान, आटोप और कॉन्स्टिपेटेड बाउल्स। तो वहां पर भी एक होता है कि वायु के कारण अधमान हुआ है। अधमान यानी वहां पर आप लेकर मानकर चलिए वायु का रुक्ष गुण, लघु गुण, ये और शीत गुण से यदि बड़ा है तो वहां पर केवल फोमेंटेशन। अब अधमान के पेशेंट में यदि आपके पास कोई भी मेडिसिन नहीं है तो ओनली उसके विपरीत चिकित्सा। तो आयुर्वेद इज वेरी इजी समटाइम्स एंड वेरी डिफिकल्ट टू। तो यहाँ पर इजी चिकित्सा यह हुई कि यू गो एंड गिव फोमेंटेशन इमीडिएटली। फोमेंटेशन तो कई दफा बात अपने जगह पर आ जाता है। तो ये भी एक चिकित्सा है। देन आधमान और कभी कभी मूत्र कृच्छ। तो ऐसे केसेस में हम ये करते हैं कि मूत्र कृच्छ के केस में आप लेप लगा दीजिए वार्म कैस्टर ऑयल। स्मॉल बेबीज में साउथ इंडिया में ये प्रस्थ है कि जो पान होता है, पान यानी जो खाने वाला पान होता है उसमें षड्रस कहे गए हैं। तो वो वात को अच्छे से नियंत्रित करता है। तो उसको गर्म किया जाता है पैन में एंड तेल लगा करके उसको गर्म किया जाता है एरंड तेल के साथ, क्योंकि एरंड यह वात की वात को क्षमन करने में बहुत अच्छा माना गया है। तो वहां पर एरंड को लगाया, गरम किया। और स्मॉल बेबीज जो बॉनी सैन देते हैं, जो सपोजिटरी लगाते हैं, ये सब जरूरत नहीं पड़ती। तो वहां पर आप केवल नाभि के आसपास इस गरम पत्ते को लगा देते हो तो पेशेंट में यह देखा जाता है कि बेबीज जो आधमान के कारण रो पड़ते हैं बिकॉज ऑफ शूल, क्योंकि वात के कारण बहुत सारा शूल वहां पर होता ही है जो बेबी बता नहीं पाएगा, और वहां पर आधमान भी हो जाता है। मिल्क से अक्सर कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है इन स्मॉल बेबीज। तो वहां पर भी यह अति उत्तम चिकित्सा देखी गई है कि आपने केवल विपरीत गुण की चिकित्सा की, वात को ही नियंत्रित किया तो इमीडिएटली बेबी का कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाता है। एंड मेनली फर्मेंटेशन वर्क्स मेनी अ टाइम्स। और एक केस कहना चाहूंगी जो वात के कारण, शीत गुण के कारण बढ़ा हुआ है। तो वहां पर उष्ण चिकित्सा विश्व भेषज शुंठी जल। तो हमने ये बताया कि पेशेंट हम गंधर्व हरितकी पे भी था एंड फोमेंटेशन भी था उनको। एंड द पेशेंट इज अ साउथ इंडियन। सो हैदराबाद में जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो यूजुअली शी वुड हैव दही चावल डेली। तो वात शीत गुण से बढ़ता है। अभी अभिसंधि दही खाएंगे तब शीत गुण अधिक बढ़ेगा। तो हमने उनका ये पहले डाइट को नियंत्रित कर दिया। मैडम मेरी आवाज आ रही हाँ, है? डॉक्टर सुजाता। हाँ यस, सुजाता बोल रही हूँ। हाँ, यस, वी मैं कैन अभी हियर ज्वाइन यू। कर रही प्लीज, हूँ। प्लीज सॉरी कंटिन्यू। मैडम, नहीं, इट हैपेंस, हाँ प्लीज कंटिन्यू इंटरनेट डॉक्टर का हेतल प्रॉब्लम मैडम। हो गया था इसलिए। हाँ 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 ओके, ओके, ठीक है मैडम। कंटिन्यू सुजाता। थैंक यू सो मच डॉक्टर हेतल मैम एंड द व्यूअर्स हाँ हाँ लिजनर्स। हाँ थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक ओके, यू जी ओके, मैम, कंटिन्यू। थैंक यू मैम। हाँ हाँ ओके। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ अभी इसके पहले की ले लो मैडम,
पहले की स्लाइड, फर्स्ट वाली। हाँ ओके। अभी तक सॉरी, मैं फिर से सॉरी बोलती हूँ और मेरा लेक्चर चालू कर रही हूँ। हम उसके वैषम्य के बारे में जानकारी लेंगे। तो वात की जो विकृति है वो दो प्रकार की बताई है, एक वृद्धिजन्य विकृति है और क्षयजन्य। तो जब वात की समस्थिति रहती है तो शरीर के पूरे क्रिया व्यापार समस्थिति से चलते हैं, लेकिन जब हम वात कर आहार विहार मतलब वृद्धि ही समान ही सर्वेशा विपरीत ही विपर्य, द्रव्य गुण कर्म भाव वात दोष के समान गुण का हम जब सेवन करते हैं तो वात दोष की वृद्धि होती है, और उसके विरुद्ध द्रव्य गुण कर्म भाव का हम सेवन जब करते हैं तो उससे उसका क्षय हो जाता है। तो अभी वात कर आहार के बारे में हमने देख लिया। अभी विहार कैसा है, तो कायिक वाचिक और मानसिक इन तीन क्रियाओं से वात कैसे बढ़ता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो कायिक क्रिया में धावन लंघन प्लवन चलत्व आदि क्रिया बताइए है, और वाचिक में भाष्य अध्ययन गेय आदि, मतलब जो लोग ज्यादा भाषण करते हैं अध्ययन करते हैं उनके शरीर में वात की वृद्धि होने लगती है। और मनो का मानसिक जो क्रिया व्यापार है उसमें जो चिंता है काम है शोक भयादि, जो भयादि से भी ये सब मानस मन का क्षोभ करने वाली चीजें हैं और इससे वात की वृद्धि हो जाती है। ये मतलब ये आहार विहार से और मानसिक ये जो हेतु है मानस हेतु, इससे वात की वृद्धि हो जाती है। और इसके विपरीत मधुर अम्ल लवण रस और विश्रांति, ऐसे इनका सेवन करने से वात का शमन हो जाता है। नेक्स्ट, ये वात की विकृति के है, इसमें वायु के साथ में अन्य दोष धातु और मल भी उनकी भी विकृति के लक्षण हमको दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब दोनों हेतु का सेवन होता है, मतलब दोषों की बाकी के जो दोष है उनकी विकृति का करने वाले हेतु का सेवन भी होता है और वात के विकृति के हेतु का भी सेवन हो जाता है, और ऐसे दोनों के विकृति होने से व्याधि उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी भी वात दोष वो बाकी को स्वस्थान से खींच के दूसरी जगह लेके जाता है और वहां पे व्याधि निर्माण होता है। तो इसको स्त्रोत अवरोधजन्य वात व्याधि कहते हैं, और इसमें दोनों लक्षण मिलते हैं, मतलब वात दोष के विकृति के भी लक्षण है और जो साथ में संश्लिष्ट दोष जो है उनके भी लक्षण वहाँ पे हमको मिलते हैं। और इसमें ही दूसरा और एक प्रकार इसमें है लक्षण, मतलब आवरण जन्य वात व्याधि, इसको कहते हैं अवरुत्तवात। तो ये अवरुत्तवात में क्या होता है, जो पूरे वायु के कर्म के ऊपर पूरे दूसरे दोषों का आवरण आ जाता है और वायु के लक्षण हमको वहां पे दिखते नहीं है, जिसका जो आवरक है उसके लक्षण जो है वो बढ़े हुए दिखाई देते हैं। और हमको जब चिकित्सा करनी पड़ती है तो जो आवरक है उसकी चिकित्सा पहले करनी पड़ती है और बाद में साथ में वायु की भी चिकित्सा हम कर सकते हैं। तो ये जो अवरुत्तवात है इसके बारे में पूरा थोड़ा हम आगे देखेंगे। पहले हम खाली किस प्रकार की वात व्याधि की संप्राप्ति हो सकती है इसके बारे में हमने अभी देख लिया। आगे का नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट
हाँ, इसके अब संप्राप्ति के बाद में हम वास्तव दोष का हमारे शास्त्र ने जो बताया है व्याधि का निदान करते समय क्या करना चाहिए, तो शास्त्र का अध्ययन हम ठीक तरह से है, हमने अध्ययन अच्छी तरह से कर लिया है और रुग्ण का भी परीक्षण रुग्ण का भी परीक्षण हमने ठीक तरह से किया है तो व्याधि का निदान हम कर पाते हैं और चिकित्सा भी जो होती है वो उस चिकित्सा से दोषों का शमन हो जाता है, मतलब जो चिकित्सा है वो शुद्ध चिकित्सा हो जाती है। इसलिए इसलिए शास्त्र का अध्ययन जो है होना चाहिए, बार अध्ययन भी करना चाहिए और बार बार रुग्ण का परीक्षण भी करना चाहिए। आर्तान प्रतिक्षणम मुहूर्ते मुहूर्ते पश्यन्, मतलब जो शास्त्र संहिता में जो चीजें बताई है वो चीजें हम वो जो वो लक्षण बताए हैं संहिता में वो सब रुग्ण में मिलते हैं क्या, नहीं मिलते हैं, ये अवस्थानुसार लक्षण है क्या, ये सब हमको देखना पड़ता है और वो देखे हम जब निदान करके चिकित्सा करते हैं तो वो शुद्ध चिकित्सा हो जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी ये जो व्याधि का निदान करने का है तो उसके लिए हमको परीक्षण करना पड़ता है। उसमें हमारे शास्त्र में परीक्षण दो प्रकार से किया जाता है, एक रोगी परीक्षण बताया है और दूसरा व्याधि परीक्षण बताया है। ये तो व्याधि परीक्षण और रोगी परीक्षण जब हम बार बार करते हैं तो अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशिनी, मतलब रुग्ण नित्य हम रुग्ण दर्शन करते हैं तो हमको उससे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मतलब कोई भी रुग्ण हमारे सामने आ गया है तो बिना बताए उसने कुछ भी लक्षण नहीं हमको बताए फिर भी हम उसका निदान करते हैं, उसको देख के इसका उदाहरण मैं देती हूँ। जब रुग्ण का वर्ण पीत दिखता है, त्वचा का वर्ण पीत है तो हम उसका निदान हमको समझ में आता है कि इसमें कामला तो नहीं है क्या, कामला हो सकती है। और जब उसमें वैवर्ण है पांडुत्व का तो पांडु रोग का निदान कर सकते हैं। और मतलब हमको कोई रुग्ण है जो एक पैर घिस के आ रहा है तो हमको समझ में आ जाता है कि इसको रुद्रसी होगा, नहीं तो संधिशूल है। कभी वो उसके रिलेटिव्स उसको पकड़ के लेके आ रहे हैं तो हम देखे ही हमको पता चलता है कि अरे इसको चलने को नहीं आ रहा है, शायद उसको पक्षवात है। मतलब ये कर्माभ्यास से हम देखते ही दर्शन परीक्षा से ही हमको समझ में आ जाता है कि इसको कौन सा व्याधि है, क्या लक्षण होंगे इसके। तो इसके अभी हमारे शास्त्र ने जो परीक्षण पद्धति बताई है इसमें भी उसने परीक्षण जो है त्रिविध परीक्षण बताया है, षडविध परीक्षा बताई है, दशविध परीक्षण, अष्टविध परीक्षा, इतनी परीक्षा बताई है। लेकिन ओपीडी में जब हम बैठते हैं तो नंबर ऑफ पेशेंट हमारे सामने ज्यादा रहे, मतलब तो हम ये पूरी परीक्षण पद्धति नहीं कर पाते और हमारे सामने अभी जो रुग्ण आते हैं वो भी ज्यादा समय नहीं देते हैं हमको। तो कम समय में उनका निदान कैसे करने का है, कौन सी परीक्षण पद्धति करके हम उनका निदान कर सकते हैं, सही अवस्था का पता कर सकते हैं, इसके लिए हमको क्या किसकी जरूरत है, ये इसके इतने ही पॉइंट्स मैंने अभी यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं मेरे ओपीडी में जितने देख रही थी और देखती हूँ उतना ही उतना जो परीक्षण के जो पॉइंट्स है उसको मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो हम जो रुग्ण पत्रक बन हमारा रहता है रुग्ण का, तो उसमें नाम लिंग जाति इसका पहले उल्लेख आता है। तो ये इससे हमको रुग्ण का आहार विहार व्यवसाय क्या है ये नाम उसका नाम पढ़ने से ही हमको थोड़ा ध्यान में आ जाता है। कभी कभी उनका मतलब लिंग से समझ में आता है कि वो हाउस वाइफ है, घर पे है, या फिर उसको पूछ भी सकते हैं कि हम तुम जॉब करते हैं नहीं करते हैं, ऐसे वो नाम
हेलो सुजाता जी, हेलो हेलो डॉक्टर सुजाता जी, हेलो जी। नीता मैम, आवाज नहीं आ रही है, कुछ ज्यादा ही डिस्टरबेंस हो गई इस वाले लेक्चर में। हेलो सुजाता जी, हेलो। मैम मैं कॉल हाँ जी, हाँ बेटा करके देखो। फिर से नीता मैडम से ही निवेदन करूंगी कि मैम आप थोड़ा सा विषय कुछ रखें। डॉक्टर नीता मैम, ओवर टू यू। हाँ जी। हाँ जी हाँ मैम जी। हाँ। तो हम लोग ये परीक्षण यदि बता रही थी शायद डॉक्टर सुजाता, तो वहीं से शुरू करते हैं कि रुग्ण का हाँ मैडम। परीक्षण किस प्रकार से किया। हाँ, आवाज इतना ही है हाँ सुजाता। हाँ हाँ, हाँ, एक यस यस। मिनट, सॉरी मैडम, बहुत डिस्टरबेंस आ रहे हैं इंटरनेट की वजह से। हाँ, तो इट्स मैं ओके, कैरी अभी ऑन। थोड़ा आगे का हाँ चालू करती हूँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो चालू हम करो चालू। रुग्ण का अवस्था, हाँ मैं चालू करती हूँ। रुग्ण की अवस्था के बारे में भी हमको पता करना जरूरी रहता है, जैसे कि बाल्यावस्था का है या तरुण्यावस्था का है या वृद्धावस्था का है। जब हमारे सामने का रुग्ण जो बाल्यावस्था का होगा, तो हमको पता चलता है कि इसका आहार में दुग्धादि का सेवन ज्यादा है, कफकर हेतु का सेवन वो ज्यादा कर रहे हैं, और उसके जो व्याधि में प्रधान दोष है वो कफ ही रहेगा, और जो विकार है वो कृमिजन्य भी विकार हो सकते हैं। इसलिए हमको उसको कृमि की हिस्ट्री के बारे में पूछना पड़ता है। और जब हमारे सामने जो रुग्ण है वो तारुण्य अवस्था का है, तो उसको हाँ, उसकी जो अवस्था है वो पित्त की अवस्था रहती है, और फिर भी वो कटवादी रस का, कटु अम्ल लवण रस का ज्यादा सेवन कर रहा है, व्यसन का सेवन कर रहा है, जागरण कर रहा है, मतलब उसकी ड्यूटी जो है वो नाइट शिफ्ट है, नित्य है। तो उससे उसका पित्त और बढ़ जाएगा, उसको पित्त और रक्त दुष्टि के विकार ज्यादा हो जाएंगे। और उसका भोजन करने का भी समय अकाली भोजन है, तो उसको हमको बताना चाहिए ये गलत बात है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं सेकंड शिफ्ट के जो लोग रहते हैं वो 2 बजे जाते हैं और रात को 11:30-12 बजे आते हैं। उसके बाद में वो खाना खाते हैं और उसके बाद में सोते हैं, और सुबह देर से उठते हैं। तो ये एक एक दिन ठीक है, हमारे शास्त्र में एक दिन जागरण हो गया तो दूसरे दिन उस नींद, आधा समय नींद निकालने के लिए बोला है। लेकिन ये इनका तो नित्य का है ये हेतु सेवन। इसके बारे में मैं यहाँ पे एक रुग्ण बताना चाहती हूँ कि उसको मैंने हिस्ट्री में पूछा कि तुम ऐसे ही पूछ रही, तो तुम कैसा कब खाना खाते हो, कैसे कब उठते हो दिन में। तो उसने मुझे बताया वो सुबह 12-1 बजे उठता है। तो मैं बोली इतनी देर से क्यों? तो वो बोला मेरा दुकान जो है वो रात को 1 बजे बंद हो जाती है, उसके बाद में वो घर पे आता है, चाय पीता है, उसके बाद में वो खाना खाता है और फिर सोता है। मतलब हमको ब्राह्म मुहूर्त पे उठने के लिए कहा है हमारे दिनचर्या में, और वो जो व्यक्ति था वो ब्राह्म मुहूर्त पर सो रहा था। तो ये कितना गलत है। तो मैंने उसको बोल दिया कि ये ऐसा नहीं चलेगा, एक दिन ठीक है लेकिन रोज रोज तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हारी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी और तुम को चिकित्सा से कोई भी लाभ नहीं होगा। और एक रुग्ण था, उसको रक्त पित्त की शिकायत थी, ऊर्ध्वक नासागत रक्तस्राव था। तो वो रुग्ण भी ऐसे होटल चला रहा था, उसका बिजनेस जो है वो होटल का था। तो वो भी रात को 1 बजे के बाद में खाना खाता था और उसके बाद में सोता था, और इधर तो उसको नेजल ब्लीडिंग चालू ही था। तो उसको भी मैंने बोल दिया कि ये बंद करना चाहिए, और उसका जो है चिकित्सा वो पित्त शामक चिकित्सा, मतलब सारीवा दे दिए, प्रवाल ऐसे दे के उसको नस से चिकित्सा करके फिर उसको उपशम हो गया। तो हमको देखना है कि रुग्ण को पूछना चाहिए, बिना पूछ के हम उसकी चिकित्सा कभी भी नहीं कर सकते। हमारे शास्त्र ने बताया ये तुम हमारी जो परीक्षण पद्धति जितनी अच्छी है उतनी चिकित्सा हमारी अच्छी हो सकती है। निदान पर जो परिवर्जन चिकित्सा, ये आद्य चिकित्सा बताई है उन्होंने। तो दूसरा है हमारा वृद्ध रुग्ण जब हमारे पास आते हैं तो हमको उनको जीर्ण व्याधि का इतिहास पूछना पड़ता है। आसन पद्धति कैसे है, अनशन है ज्यादा या अल्पासन है। उनका कंप्लेन रहता है कि हमको मोशन ठीक से नहीं होता है,
तो हमको देखना चाहिए वो खाने में क्या ले रहे हैं, कितना खाना खा रहे हैं, इसके बारे में पूछना ज़रूरी होता है। नहीं तो वो क्रूर कोष्ठ होता है और फिर वो उनको प्रवाहन करके मल प्रवृत्ति हो सकती है। अब उसके फिर आगे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकते हैं। और निद्रा के बारे में भी देखना चाहिए। रात को कभी-कभी ये लोग रात को नहीं सोते और दिन में सोते हैं, तो ये भी उनके लिए ठीक नहीं है। अभी ठीक है, व्याधि पीड़ित है तो थोड़ा विश्रांति कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नींद तो उनको रात को ही लेनी चाहिए। ऐसे अवरुग्ण की अवस्था देखकर हमको उसको औषधि द्रव्य की मात्रा कितनी देनी है और शमन औषध देना है या शोधन औषध देना है, इसके बारे में पता करना पड़ता है। नेक्स्ट नेक्स्ट और है अब हमको प्रकृति के बारे में रुग्णों की जानकारी लेनी चाहिए। प्रकृति कौन सी है? वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ है, द्विदोष है या सान्निपातिक प्रकृति है। जब रुग्ण की प्रकृति और जो उत्पन्न हुआ जो व्याधि है, व्याधि के जो दोष है उसके, तो वो दोष के गुणों में समानता हो तो हम जब चिकित्सा करते हैं तो वो साध्य हो जाती है। लेकिन प्रकृति और निर्माण हुआ जो व्याधि है उस दोष के जो गुण है वो अलग है, भिन्न है। मतलब पित्त प्रकृति का रुग्ण है और उसमें वात कफज विकार उत्पन्न हो गए है, तो उसको हम जब विकार की चिकित्सा कर रहे हैं, उष्ण चिकित्सा देते हैं, तो क्या होता है कि उसके शरीर में पित्त का प्रकोप हो सकता है। तो हमको देखना पड़ता है कि हम जो चिकित्सा दे रहे हैं उससे पित्त की समस्थिति रहना जरूरी है। इसी प्रकार हमको प्रकृति के समान ही आहार विहार व्यसन और औषधि की योजना करनी पड़ती है। वो बार बार प्रकृति के मतलब परीक्षण करके हमारी जो दवाई है वो उसको उसके जो दोष है शरीर के वो समस्थिति में ही रहना चाहिए। ऐसे देख कर ही दवाई देनी चाहिए। अभी आहार सेवन काल, आसन पद्धति। नेक्स्ट, रुग्ण जो आहार ले रहा है वो आहार में कौन से द्रव्य वो ले रहा है, कब आहार का सेवन कर रहा है, उसकी पद्धति क्या है। आसन पद्धति मतलब जल्दी जल्दी खाना खा रहा है या बहुत धीरे से खाना खा रहा है, ये भी हमको पूछना पड़ता है। विरुद्ध आहार ले रहा है, ये भी चीजें बात कर रहा है। अभी तो हम देख रहे हैं जितने भी युवा पीढ़ी है ये सब लोग क्या करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं और जिम का ज्वाइन करने के बाद मतलब कौन सा ऋतु है, कितना व्यायाम करना चाहिए, इसके बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं। फिर भी वो एक एक घंटा दो दो घंटा जिम में जाते हैं और आने के बाद प्रोटीन खाने के लिए वो स्प्राउट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा दैनित्य पर स्प्राउट्स खाते हैं। तो हमारे शास्त्र ने तो उसको निषिद्ध बोला है, मतलब वो उससे शरीर में रुक्षता ज़्यादा बढ़ती है, वात प्रकोप कहा गया है। लेकिन ये सबको ये मालूम नहीं रहता है। हमको रुग्णों के परीक्षण करते समय रुग्णों की चिकित्सा करने के पहले रुग्ण को एजुकेट करना पड़ता है, उसको सब चीजें बतानी पड़ती है कि ये खाने से तुमको ये तकलीफ होगी, तुमको ऐसे रहना चाहिए, इतने बजे उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, सब बार बार उसको बताए। जब पहली वक्त जब रुग्ण अपने हमारे पास आता है तो हम उसको पथ्यापथ्य का ज्ञान करवा देते हैं, लेकिन फॉलोअप के लिए जब आता है तो उस वक्त भी हमको पूछना चाहिए कि उसको कैसे कर रहा है, वो खाना ठीक से खा रहा है क्या ले रहा है, ये बारे में पूछना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहती थी। एक पंचकर्म में एक रुग्णा थी, उसने वमन उसको वमन किया था, तो उसको बोला था कि कुछ खाने का नहीं है, अब जब भूख लगती है तो फोन करो और फिर क्या खाने का है वो संशोधन क्रम हम उसको बताने वाले थे। लेकिन वो रुग्णा ने क्या किया, जाते जाते कुछ खाना तो खाने का नहीं है इसलिए उसने आइसक्रीम का सेवन कर लिया। मतलब ऐसे उनके मन में जो आता है वो कर देते हैं हमको, तो ये गलत हुआ ना बहुत। तो हमको बार बार उनके ऊपर ध्यान देना पड़ता है।
अभी दूसरा परीक्षण है बल परीक्षण। बल परीक्षण में रुग्ण का बल कैसा है, वो अल्प है, मध्यम है, उत्तम है। इसके अनुसार हमको शमन और शोधन द्रव्य की योजना करनी पड़ती है। मतलब उत्तम बल है, दोषों की स्थिति भी बलवान है, तो हम वहाँ पे शोधन कर्म कर सकते हैं। और अल्प बल का है रुग्ण का, व्याधि भी अल्प का बल का है, तो खाली निदान परिवर्जन चिकित्सा कर सकते हैं, वहाँ पे लंघन दे सकते हैं। तीसरा आगे का परीक्षण जो बोला है वो निद्रा परीक्षण। निद्रा को हमारे निद्रा को 3 उपस्तंभ में बताया है। उपस्तंभ जो शरीर का धारण करते हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये तीनों भी तीनों की स्थिति समस्थिति में सेवन कर रहे हैं, तो उससे शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसमें एक भी गलत सेवन हो रहा है इसमें का मतलब आहार गलत रीति से ले रहे हैं, निद्रा गलत रीति से है, तो उससे व्याधि निर्माण हो सकता है। इसलिए तीनों की स्थिति समस्थिति रहनी चाहिए, उसका सेवन ठीक से होना चाहिए। ये भी बात हमको देखनी पड़ती है। व्यसन, व्यसन मतलब यहाँ तो मद्यपान, इसको व्यसन, तंबाकू सेवन, इसको व्यसन नहीं करते हैं धूम्रपान को। जो चीज ज्यादा बार सेवन की जाती है, मतलब चाय ज्यादा पी रहे तो उसको भी व्यसन कहते हैं। ठंडा पानी भी ज्यादा नित्य ज्यादा सेवन करे तो उसको भी हम व्यसन कह सकते हैं। मतलब ये सब प्रज्ञापराध से उत्पन्न हो सकता है, अतियोग और मिथ्यायोग। फिर हम व्याधि का और रुग्ण का दोनों का परीक्षण हम उपशय अनुपशय से भी कर सकते हैं। कभी कभी हम इतना परीक्षण करने के बाद भी हमको थोड़ा संदिग्धता रहती है कि इसका दोष कौन सा है, प्रधान दोष कौन सा है, तो उस वक्त हमको उपशय अनुपशय करके परीक्षण करना पड़ता है। तो कब हम तो ओपीडी में रुग्ण को पूछते हैं कि कभी तुम्हारे सामने शीत जल रखा है और उष्ण जल रखा है, इसमें का तुम कौन सा सेवन करना चाहते हो, तो तुरंत वो बोल देता है कि मैं नहीं, मुझे तो उष्ण जल ही चाहिए। तो इससे पता चलता है कि उसके शरीर में शीत गुण बढ़ा हुआ है, इसलिए उसको विरुद्ध गुण इच्छा हो रही है, इसलिए उसको उष्ण पसंद है। तो हमको वैसे पता चलता है। कभी रुग्णों को हमने वो शीत जल का सेवन करा, वो कई रुग्ण बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो ठंडे ही चीजें पसंद है, तो हमको समझना चाहिए कि उसके शरीर में उष्ण गुण की वृद्धि हो गई है। ऐसे करके हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कोष्ठ परीक्षण। नेक्स्ट कोष्ठ परीक्षण करना भी बहुत ही जरूरी रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में 3 प्रकार के कोष्ठ की स्थिति बताई गई है। क्रूर कोष्ठ है, मृदु है, मध्यम है। क्रूर कोष्ठ है वात की प्रधानता से होता है। मृदु कोष्ठ है पित्त की प्रधानता से, और मध्यम कोष्ठ है वो कफ की मंद गुण से बताया गया है। तो इसका परीक्षण हम कैसे करते हैं, तो हम रुग्णों को पूछ सकते हैं, तुमने दूध का सेवन किया तो तुमको क्या होता है, तो वो बोलता है कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं होता है रात को जब मैं दूध लेता हूँ, तो उसका कोष्ठ है क्रूर कोष्ठ है। जब रुग्ण कहता है कि नहीं, मुझे दूध पीने के बाद 2-3 बार मतलब प्रवृत्ति होती है, तो उसका कोष्ठ है पित्त प्रकृति का, पित्त मृदु कोष्ठ कहते हैं। और जो रुग्ण कहते हैं कि नहीं, मुझे तो एक बार ही मतलब प्रवृत्ति हो रही लेकिन शिथिल है, तो वो कफ मतलब उसका जो है मध्यम कोष्ठ है। ऐसे हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। और कई लोग हैं उनकी स्थिति जो है वो समस्थिति रहती है, दोषों की मध्यम कोष्ठ रहता है उसको। नेक्स्ट अभी तक हमने जो परीक्षण कर लिए, वो परीक्षण से हमको हेतु जितने निकालने थे वो उसने हम निकाले, लेकिन अभी बाद में हम जब व्याधि का निदान करते हैं तो उसमें अष्टविध परीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण परीक्षण है, क्योंकि इससे हमको दोषों की स्थिति कैसे है, साम अवस्था है या निराम अवस्था है, इसका ज्ञान करना पड़ता है। क्योंकि जब साम अवस्था रहती है तो हमको उसमें अपतर्पण चिकित्सा करनी पड़ती है, और निराम अवस्था में हम शोधन और संतर्पण कर सकते हैं, बाद में संतर्पण दे सकते हैं। तो इसलिए ये दोषों की सामस्थिति है या निराम है, ये देखना पड़ता है। तो उसमें अष्टविध परीक्षा में नाड़ी, मल मूत्र, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृक, आकृति, ऐसे 8 परीक्षण बताए। ये तो इंस्ट्रूमेंट जैसे ही काम करते हैं जो 8 परीक्षण है। अभी हम तो
कोविड के दिनों में इसमें के जो जीवा परीक्षण है इसका बहुत ज्यादा जीवा परीक्षण करके ही दोषों की स्थिति का अंदाज लगा रहे हैं। पहली है नाड़ी परीक्षा। नाड़ी परीक्षा जब करते हैं तो पूरा नाड़ी का परीक्षण हम नहीं कर पा रहे तो साधारण उसके गति का तो हम अंदाज लगा सकते हैं। गति नियमित है या अनियमित है नाड़ी की। तो नियमित है तो स्वस्थ है, लेकिन अनियमित है तो हमको जानना चाहिए कि इसका हृदय की जो गति है वो नियमित नहीं है। उसका ईसीजी निकाल सकते हैं और बाद में उसका जो कुछ निदान है वो हम कर सकते हैं। इसलिए नाड़ी देखना बहुत ही जरूरी होता है। और नाड़ी गुरु है या लघु है। गुरु है तो शरीर में साम अवस्था है दोषों की, और लघु है तो अग्नि उसका ठीक है का समस्थिति में है, ऐसे हम पता कर सकते हैं। वैसे ही नाड़ी की उष्ण और शीत स्थिति आदि का भी हम ज्ञान करके कर लेते हैं। जीवा परीक्षण जो है, जीवा परीक्षण से हम साम अवस्था लिप्त है जीवा या साम है या नीराम है, शुष्क है या आर्द्र है, वह उसका वर्ण कैसा है, वहाँ कुछ पाक और व्रण है क्या, ऐसे हम देख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहती हूँ। एक 55 साल की वो औरत थी। अभी कोविड की वजह से वो तो हमको बताने के लिए नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनका फोन आया कि मुझे मुंह में बहुत ज्यादा छाले हो गए हैं और मुझे बहुत ज्यादा अंगार भी है, मेरे पेट में भी थोड़ी थोड़ी अंगार हो रही है और मुझे कुछ भी मैं खा पी नहीं सक रही हूँ। तो मैंने उसको उसका जीवा और वो जो जहाँ पे व्रण है उसका फोटो निकाल के भेजने के लिए बोला, और वो देख के फिर मैंने उसको चिकित्सा चालू कर दी। जीवा उसकी साम थी और जो व्रण थे वो मांस धातु और जो व्रण थे उनकी धातुगत अवस्था थी, वो पाक हो रहा था। तो मैंने उसको फिर त्रिफला क्वाट में शहद डाल के उसका कंडूस करने के लिए बोला। और जो दंत धावन है वो नीम की काढ़ी से, नीम की उसके लिए नीम का इस्तेमाल करने के लिए बोला। और जो व्रण है वो व्रण के लिए सूक्ष्म त्रिफला 2-2 गोलियां सुबह और शाम गर्म पानी के साथ लेने के लिए बोला। और रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ। क्योंकि इतना ही हम अभी दे सकते हैं, अभी कोविड की वजह से मेडिकल भी बंद थे। तो मैंने बोला इसको ले लो और फिर मुझे फोन करके बता दो कि कैसा है। तो उसने वो चालू कर दिया। तो उससे क्या हुआ, थोड़ा जो दाह था वो कम हो गया, और जो शूल था जिसकी वजह से वो कुछ भी खा नहीं सकती थी वो भी शूल भी कम हो गया। फिर उसको मैंने चंद्रकलावटी समान काली 1-1 गोली लेने के लिए बोला, और उससे वो जो पित्त की जो लक्षण, पित्त की वृद्धि हो गई थी वो और उसका शमन हो गया। और वो जो 7 दिन में उसके जो छाले थे वो पूरे कम हो गए। तो ऐसे हमको परीक्षण करके दोषों की स्थिति का अंदाज कर सकते हैं और फिर बाद में चिकित्सा देते हैं। अभी उसके बाद में जो है मूत्र परीक्षण। मूत्र परीक्षण में मूत्र का वेग कैसा है, मात्रा कितनी है, प्रवृत्ति कैसे है, कितनी बार उठना पड़ता है, रात को उठना पड़ता है क्या, ये सब हम उनको पूछ के फिर उससे अनुमान लगा सकते हैं कि इसके शरीर में मल कैसा है, मतलब दुष्ट है या प्राकृत है उसका स्वरूप। तो कभी कभी अभी 4 दिन पहले एक रुग्णा थी, उसकी उम्र थी 40 साल। और उसका फोन आया कि मुझे जो मूत्र प्रवृत्ति के लिए मुझे थोड़ा शूल हो रहा है करते समय, और बाद में थोड़ी सी अंगार हो रही है, और मेरा जो पेट है नाभि के नीचे का वो अकड़ गया है, और पूरा एक पैर मेरा सामने से दर्द होके राइट लेग सामने से दर्द होके तलवे तक उसका दर्द हो रहा है सामने से। तो अभी जब रुद्रस्य के लोग हैं वो बोलते हैं पीछे से दर्द है, लेकिन ये क्या बोल रही थी कि मुझे जो दर्द है वो कमर से चालू होके सामने से पैर के उंगलियों तक है। तो और मेरा पेट बहुत अकड़ गया है। तो और समय रात का समय था, तो मुझे उसको दवाई जो देनी थी, तो मैंने फिर क्या देना ऐसे सोचा, और फिर
उसको पूछा तुम्हारे पास शंखवटी है क्या, तो वो बोली है। तो मैं बोली ठीक है, तुम शंखवटी थोड़ा एक वटी ले लो, उसको बारीक करके उसमें गाय का घी है तो वो डालो और वो तुम उसका चाटन ले लो, और एक गोली अभी तुरंत ले लो, और उसके बाद में दर्द कम नहीं हुआ है तो 3 घंटे के बाद और एक गोली लेना है। तो उसने वो गोली ले ली, और फिर मुझे दूसरे दिन उसका फोन आया, मैडम मैंने गोली ली थी कल, और वो गोली लेने के बाद मुझे 7-8 बार मूत्र प्रवृत्ति के लिए जाना पड़ा। और उसके बाद में मेरा जो पेट में जो अकड़न थी वो बहुत कम हो गई, और दर्द भी कम हो गया। तो वात को की जो शूल जो रहता है वो वात की वजह से है, और उसको जब अवरोध होता है तो वो वहाँ स्तंभ निर्माण हो जाता है। तो ये थोड़ा सोच के मैंने, और अपान का क्षेत्र है इसलिए मैंने जो शंखवटी है उसको खाना खाने के पहले लेने के लिए बोला था, और वो दाह बोल रही थी इसलिए उसको अनुपान में गाय का घी लेने के लिए बोला। लेकिन इतना ही चिकित्सा करके उसको उपशम हो गया। फिर दूसरे दिन मैंने उसको अश्मरी तो है या नहीं देखना चाहिए, इसलिए मैंने उसको तो यूएसजी करने के लिए बोला था, और उसमें तो कुछ अश्मरी नहीं निकली। लेकिन वो चिकित्सा मैंने उसको जो शंखवटी हो और 3 दिन लेने के लिए बोला, और फिर बाद में एक बार फिर से फोन करने के लिए बोला है। मतलब ऐसे रुग्ण अभी ये कोविड के स्थिति में तो रुग्ण हमारे पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके फोन इतने ज्यादा आते हैं, तो ये फोन पर ही हमको उनकी चिकित्सा करनी पड़ रही है। तो इसलिए मैं तो सभी मेरे रुग्णों को कुछ कुछ दवा औषधियां हैं वो घर पे बोलती हूँ, जैसे कि त्रिभुवन कीर्ति है, महासुदर्शन घनवटी है, सीतोपलादी चूर्ण है, और एक है सुंठी सिद्ध एरंड स्नेहा। ये तो रुग्ण के पास हमारे रहते ही हैं, क्योंकि कभी उनका फोन आया कुछ जरूरत है तो इसमें की दवाई हम अनुपान बदल के दे सकते हैं। तो ये भी करना बहुत जरूरी है हमारे प्रैक्टिस में। और दूसरा जो आगे है मल प्रवृत्ति का भी परीक्षण करना जरूरी है। इसमें मल की वेग कितने आते हैं, मात्रा कैसी है, प्रवृत्ति कैसी है, उसका गंध कैसा है। मल का परीक्षण तो हमको वैद्य को खुद को करना चाहिए, सब लक्षण हमको वैद्य संवेद्य चाहिए, लेकिन कभी हम ये मल परीक्षण कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। तो रुग्ण जो बताता है उसके ऊपर ही हमको चिकित्सा करनी पड़ती है। कभी कभी वो सही बताता है, कभी गलत बताता है, तो हमको थोड़ा सा ये सब संदिग्ध रहता है। तो इसलिए मल का परीक्षण तो हमको खुद को करना चाहिए। तो इसका एक उदाहरण मैं यहाँ पे देती हूँ। हमारे आईपीडी में एक रुग्ण प्रवेशित थी, उसकी उम्र 30 साल की थी, और वो जो उसको जो एडमिट किया था वो प्रमेह के लिए एडमिट किया था। वो चिकित्सा जो ले रही थी कुछ आयुर्वेदिक दवाई के साथ, उसको इंजेक्शन मिक्सटार इंसुलिन चल रहा था। तो मैं जब राउंड को गई तो उस जो उस पेशेंट का मैंने राउंड लेते समय उसको पूरा दिन का फॉलोअप ले लिया उसका। तो वो उसको मैंने पूछा कि तुम का मतलब नींद कैसी है तुम्हारी, खाने में कल क्या लिया था, खाना हजम हो गया क्या, पेट साफ हो गया क्या, ऐसे मैं पूछ रही थी उसको, भूख कैसी थी। तो उसको मैंने मल के बारे में पूछा, तो उसने बता दिया कि मुझे मल प्रवृत्ति है, दिन में 7-8 बार हो जाती है। तो मैं बोली क्यों, कुछ तकलीफ है क्या, कि कब से तुमको ऐसे हो रहा है। तो वो बोली मुझे हमेशा ऐसे होता है। तो मुझे लगा ठीक है, मैंने उसको ज्यादा तो बाद में कुछ नहीं पूछा, और उसको मैंने संजीवनी बट्टी गोलियां लेने के लिए दी, और बोली मैं 2-2 गोलियां दोपहर और शाम में ले लो, और उसके बाद में देखते हैं। ऐसे करके मैं चली गई, और फिर दूसरे दिन जब मैं रुग्ण का राउंड लेने के लिए आई वार्ड में, तो मैं फिर उस रुग्ण के पास गई। मैंने उसको पूछा कि कैसे है अब तुम्हारा पेट, कैसा है, ठीक है क्या, मतलब प्रवृत्ति कैसे है तुमको। तो वो फिर से बोली नहीं मैडम, कल जैसे है वैसे ही मुझे 7-8 बार जाना ही पड़ा है। तो मैं बोली ठीक है, तुम ये गोलियां और 2-3 दिन ले लो, फिर हम देखते हैं। तो 3 दिन के बाद फिर से मैं जब उस रुग्णा के पास गई कि कैसे अब तुम्हारी तबीयत ठीक लग रहा है तुमको, तो
वो बोली कि नहीं मैडम, मुझे जो मल प्रवृत्ति है वो वैसे हो ही रहे, 8-10 बार जाना ही पड़ रहा है मुझे मल प्रवृत्ति के लिए। तो उसका वो क्रूश भी थी। तो मैं बोली मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा, मतलब अजीब लगा। मैं बोली ठीक है, अभी तुम ओपीडी में आ जाओ, मैं तुम्हारी हिस्ट्री फिर से लेती हूँ। तो मैंने फिर उसको ओपीडी में बुलाया और उसको हिस्ट्री पूछना चालू कर दिया। तो मैंने फिर उसको मल प्रवृत्ति के बारे में ही पूछना चालू किया। मैं बोली पतले है क्या, द्रव मल प्रवृत्ति है क्या? वो बोली नहीं है। तो मैं बोली फिर पेट में दर्द होके होता है क्या मोशन? तो वो बोली नहीं, वैसे भी नहीं है। मैंने फिर पूछा कि तुम उसमें कुछ कृमि दिखाई देते हैं क्या? तो वो बोली हाँ कुछ तो है उसमें। तो मैं बोली कैसे हो, धागे जैसे दिखाई देते हैं या कैसे? तो वो बोली नहीं, धागे जैसे नहीं है, वो थोड़े बड़े बड़े रहते हैं। तो मैं बोली संख्या में वो कितने रहते हैं? वो बोली 10-20 तो होते हैं कभी कभी। तो मैं बोली इतने ज्यादा? तो बोली हाँ। तो मैं बोली जितनी बार तुम मल प्रवृत्ति के लिए जाती हूँ उतनी बार उतने ही रहते हैं क्या? वो बोली हाँ, जितनी बार मैं जाती हूँ उतनी बार उतने ही रहते हैं। तो वो ये सब सुन के तो मुझे बहुत ही अजीब लगा कि क्या है। मुझे थोड़ा समझ में आ ही गया कि ये टेपर है शायद, और ये जो गिर रहे हैं वो उसके पीसेस है शायद, ऐसे मैंने सोचा। और फिर मैंने उसको बोल दिया कि कल मैं सुबह आती हूँ तब तुम्हारा जो मल प्रवृत्ति है वो बेड पैन में रखो, और उसको मैं कल आके देखती हूँ, और फिर बाद में हम तुम्हारी क्या ट्रीटमेंट करने के लिए वो सोचते हैं। फिर मैं दूसरे दिन जब वार्ड में गई तो उस वक्त मैंने देखा तो वो जो उसका बेड पैन था उसमें 10-12 वो पीसेस दिखाई दे, सफेद वर्ण के पीसेस थे वो सब, टुकड़े टुकड़े ऐसे। तो मैं मुझे तो फिर वो सब टेप वन के ही पीसेस थे। फिर मैंने उस रुग्णा को बोला कि तुम्हारे पेट में कृमि है और इसलिए इसकी चिकित्सा हमको पहले करनी है। तो मैंने उसको फिर कृमिघ्न बस्ती देना चालू कर दिया। 3 दिन मैंने उसको कृमिघ्न बस्ती दिया। तो एक दिन उसके रिलेटिव जो है वो मेरे पास आ गई कि मैडम उसके पेट से कुछ तो बाहर निकल रहा है। तो मैं बोली ठीक है, मैं ने उसको उनको बोला कि उसको लेके आओ लेबर रूम में, मैं देखती हूँ। फिर उस रुग्णा को मैंने लेबर रूम में ले लिया, उसको लिथोटोमी पोजीशन दिया। और हमारे शास्त्र में बताया है कि जो कृमि है उसका अपकर्षण करना चाहिए, वो जैसे निकलते हाथ से भी निकल सकते हैं तो निकाल लो उसको। तो मैंने उसको फिर आर्टरी फोर्सेप्स से रोल करना चालू कर दिया, और फिर उसको वो कृमि को रोल करते करते मैंने उसको बाहर निकाल रही थी। तो बीच में क्या हुआ, तो वो रुग्णा थोड़ी हिल गई और वो जो कृमि है वो फिर से टूट गया और वो अंदर रह गया और बाकी का बाहर, ऐसे हो गया। तो वो फिर हम कुछ नहीं कर पाते थे। तो मैं वो फिर से मैंने उसको उठाया और बोली अब तुम तुम्हारी जगह पर जाओ, मैं देखती हूँ क्या करने का है। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि अब मैं मेरे जो हमारे सीनियर सर थे उनके पास गई और उनको बोल दिया कि ऐसे ऐसे रुकना है और उसको ऐसे तकलीफ है, उसको तो हम एक्स्ट्रा इंसुलिन दे रहे हैं। तो वो सर बोले ठीक है तुम ऐसे करो, उसको जेंटिल जो डीवर्मिन है वो दे दो आज। तो मैंने उसको रात को एक गोली लेने के लिए बोला। फिर दूसरे दिन शाम को वो रुग्णा की रिलेटिव आ गई और उसने मुझे बताया मैडम उसके पेट से ना इतना बड़ा कुछ तो बाहर गिर पड़ा है। तो मैं फिर उसको देखने के लिए गई। तो हमारा वूलन का बॉल खोल के हम जब रखते हैं तो जैसे दिखता है वैसे वो टेप पूरा गिर के नीचे ऐसा थ्रेड जैसा होके गिर रहा था। तो ऐसे और फिर वो सब देख के और मुझे लगा कि इसको जो चिकित्सा है, इंसुलिन चल रहा है, 30 साल की उम्र, इतनी कम उम्र में इसको शुगर है को मतलब प्रमेह है। तो इसका कारण ही अपतर्पण जन्य प्रमेह है ये। इसलिए तो हमको ऐसे हिस्ट्री लेके देखना पड़ता है इधर संतर्पण है या अपतर्पण है। इसलिए ऐसे इतिहास पूछने के बाद, रुग्ण का परीक्षण करने करने के बाद ही हमको जो चिकित्सा करने की है वो आगे के चिकित्सा हम कैसे करते हैं इसका मार्गदर्शन मिलता है। नेक्स्ट
उसके आगे शब्द परीक्षण बताया है, स्पर्श, दृक और आकृति। ये 4 परीक्षण से भी हम शरीर जो दोष है उनकी स्थिति का अंदाज लगा सकते हैं कि मतलब अभी क्षीण स्वर है, क्षीण स्वर है तो हमको ओजक क्षय है, धातु वात वृद्धि के कारण भी हमको क्षीण स्वर रुग्ण का क्षीण स्वर मिलता है, ये लक्षण मिलता है। तो अभी कोविड में जब रुग्ण स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, ज्यादा दवाई ले रहे हैं, तो वो पेशेंट बोलते हैं कि मैडम कभी कभी हमारी आवाज ही नहीं निकलती है बाहर, और जब हम दवाई बंद करते हैं तो फिर से हमारी आवाज पहले जैसी हो जाती है। ये भी हमने 2-3 पेशेंट में देख लिया। अभी स्पर्श से हम उष्ण है, शीत है, इसका ज्ञान कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट दवे मैडम, दवे मैडम। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ मैडम, मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ क्या? अभी हाँ जी, हाँ 5 जी, हाँ ही जी, बज रहे हैं जी ना? जी जी जी, नहीं कोई हाँ बात नहीं, कर हाँ, सकते हैं, हाँ जी थोड़ा, कर सकते हैं, हाँ जी जी मैं जी थोड़ा बिल्कुल। स्पीड से लेती हूँ और नहीं नहीं कोई बोलती हूँ बात नहीं, आगे। कर ठीक सकते हैं है, डॉक्टर साहब आराम से, अच्छा हाँ अच्छा, जी। ठीक है ठीक है ठीक। अम, तो अभी तक हमने अष्टविध परीक्षा कैसे करनी है वो देखा, और उसका क्या फायदा है हमको चिकित्सा में वो भी हमने देख लिया। अभी व्याधि का परीक्षण का जो है उसमें उत्पत्ति काल का महत्व ज्यादा है। व्याधि कब उत्पन्न हुआ है, मतलब अब नव ज्वर है, नव है या जीर्ण है या आगंतुज है, आगंतुज है होके भी वो अत्यधिक है क्या, ये भी हमको जानना पड़ता है। तो उस अवस्था से के अनुसार हमको चिकित्सा करनी पड़ती है। जैसे कि ज्वर है, ज्वर नव ज्वर है तो उसमें लंघन दे सकते हैं, कभी कफज है तो वमन दे सकते हैं, और जीर्ण ज्वर है तो उसमें घृतपान बताया है। और ऐसे हम, और पश्चमान अवस्था है तो उसमें हम मृदु विरेचन दे सकते हैं। उसके आगे कुलवृत्त, कुलवृत्त भी का ज्ञान होना भी जरूरी है। अनुशंसिकता है तो व्याधि चिकित्सा करने में थोड़ी असाध्यता हो जाती है, इसलिए इस बात का भी हमको परीक्षण करना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण है तो ये है कि व्याधि का उद्भव स्थान, व्याधि कहाँ से उद्भव हुआ है, मतलब आमाशय से है या पक्वामाशय से है या पक्वाशय से है। इन स्थानों पर ही हमारी पूरी चिकित्सा आधारित रहती है। मतलब आमाशय से है तो हम वमन देके उस स्थान का पहला शोधन करते हैं और फिर शमन चिकित्सा करते हैं। अपक्वामाशय से तो वहाँ हम विरेचन करते हैं, और पक्वाशय है तो वहाँ पे हमको बस्ती की जरूरत रहती है। और ये वात का स्थान, विशेषतः वात व्याधि का हम जो आज का विषय है उसमें तो हमको पक्वाशय की चिकित्सा करना सबसे महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन कभी कभी जो लक्षण है वो आमाशय से निगडित रहते हैं, कभी पक्वामाशय से निगडित रहते हैं, पूरे कोष्ठ से रिलेटेड हमारे जो रुग्ण लक्षण रुग्णों के वो बताते हैं। तो हमको चिकित्सा स्थान के अनुसार ही करनी चाहिए, और तभी वो शुद्ध चिकित्सा हो जाती है। दूसरी ये बात है, जब व्याधि निर्माण होता है तो वो कैसा है, मतलब संतर्पणजन्य व्याधि है या अपतर्पणजन्य है। हम जो चिकित्सा करते हैं वो षड्विध उपक्रम हमारे इसमें बताए हैं, स्नेहन, स्वेदन, लंघन, ब्रूहण, स्तंभन और रुक्षण। तो इसमें के जो 3 उपक्रम है, मतलब संतर्पणजन्य व्याधि है तो हम उसको अपतर्पण चिकित्सा करते हैं। अपतर्पण में स्वेदन, रुक्षण और लंघन, ये 3 उपक्रम से हम उनकी चिकित्सा करते हैं। और जब व्याधि अपतर्पण से उत्पन्न हुआ है तो उसमें हम स्नेहन, स्तंभन और ब्रूहण, ये 3 चिकित्सा करते हैं। तो ऐसे विरुद्ध चिकित्सा उपक्रम यहाँ पे करते हैं हम। इसलिए हमको व्याधि के हेतु कैसे है ये जानना की जरूरी रहती है। व्याधि का बल कैसा है, हीन है, मध्यम है, उत्तम है,
व्याधि के दोषों की अवस्था कैसे है, अल्पदोष अवस्था है या मध्यम दोष की अवस्था है या बहुदोष की। अल्पदोष की अवस्था है तो वहां हमको लंघन करने के लिए बोला है, निदान परिवर्जन कर सकते हैं। मध्यम दोष की अवस्था है तो वहां पे लंघन और पाचन देने के लिए बोला है। और बहुदोष अवस्था है, बल रुग्ण का उत्तम है, व्याधि का बल भी उत्तम है, तो उस वक्त तो हमको शोधन ही करना जरूरी रहता है। और शोधन करने के बाद हमको उस वहां पे संशोधन क्रम करके शमन चिकित्सा कर सकते हैं। नेक्स्ट। जब हम चिकित्सा करते हैं तो व्याधि के अवस्था का ज्ञान होना बहुत जरूरी रहता है। उस अवस्था में साम अवस्था और निराम अवस्था, ये तो हमको पहले इसका ज्ञान तो हमको पहले होना ही चाहिए। साम अवस्था है तो हमको दोषों को निराम करना जरूरी रहता है, तो उसमें हम अपतर्पण चिकित्सा करते हैं। और जब निराम अवस्था है तो हम वहाँ पे स्नेहपान देके रुग्णों का शोधन कर सकते हैं। इसलिए ये दोषों की अवस्था, क्योंकि हमारे शास्त्र में बताया गया है सामान दोषान न निरहरित, जो जिसका जो दोष निराम है उनको ही बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो वो क्या करते हैं आशय से विनाश, मतलब आशय का नाश कर सकते हैं। इसलिए साम अवस्था में दोषों को बाहर कभी नहीं निकालना चाहिए। ये ऐसे जो संहिता के जो जो उपदेश है, मतलब एक दो जो महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है चिकित्सा में, इनको तो हमको ध्यान में रखते ही चिकित्सा करनी पड़ती है। नेक्स्ट। Shall we? अभी हम वात व्याधि की चिकित्सा के बारे में देखते हैं। तो उसमें वात से उपक्रम स्नेह, जो वात एकांतिक वात दोष है, केवल वात दोष बड़ा हुआ है, तो उस वक्त क्या हम चिकित्सा कर सकते हैं, तो उसमें उसके लिए वात का जो उपक्रम बताया है उसमें स्नेहन स्वेदन और मृदु संशोधन बताया है। पहले स्नेहपान ज्यादा करने के लिए बोला है, रुग्ण को स्नेहन देके फिर दोष जब को फिर स्वेदन देने का है, और जब दोष कोष्ठ में आ जाएगा तो उसके बाद में मृदु संशोधन, कोई भी कर्म है वो तीक्ष्ण नहीं करने का है, मृदु संशोधन ही करने के लिए बोला है। मैडम स्लाइड शेयर हो रही है क्या? मैम शायद शालवी है ना, लेफ्ट हो गई कुछ, वहां भी इंटरनेट का दिक्कत आई। आप ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए अभी। एक्चुअली अच्छा, हाँ मैं जी, कर देती, हाँ कर देती जी हूँ। जी जी। ओके ओके। तो जो वात का उपक्रम है उसमें स्नेहन स्वेदन संशोधन मृदु, मृदु शोधन करने के लिए बोला। यहाँ पे हमने तीक्ष्ण शोधन किया तो फिर से वात बढ़ने की वात बढ़ सकता है उससे, इसलिए उधर मृदु शोधन बोला है। तो मैं तो यहाँ पे जितने भी वात रोग के रुग्ण है, हमारे कॉलेज में तो सुंटी सिद्ध एरंड तेल ही रुग्णों के लिए तैयार रखते थे। जो जितने भी हमारे ओपीडी के रुग्ण हैं, वो आईपीडी के रुग्ण हैं, हम ज्यादा तो ये शुंठी सिद्ध एरंड तेल का ही ज्यादा उपयोग करते थे। और इसके रिजल्ट भी इतने अच्छे थे, मतलब शूलग्न करके भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। कि कभी स्तंभ है रुग्ण में, ग्रह आदि लक्षण निर्माण है, तो उसमें जब हम एरंड का तेल, मैं यहाँ पे उदाहरण देना चाहती हूँ कि गुरुद्रसी के रुग्ण, कभी पृष्ठशूल है, कटिशूल है, ऐसे मतलब जहाँ भी वात की संचिति हो उस जगह उस स्थान पर हम एरंड स्नेह काढ़े के साथ उसका प्रक्षेप कर, मतलब प्रक्षेप करके एरंड स्नेह का वो काढ़ा हमने रुग्ण को दे दिया, तो उसको बहुत ही आराम होता हुआ दिखाई देता था। जैसे कि गुड़वेल है, गुडुची, पुनर्नवा, अश्वगंधा, कभी कभी गोक्षुर हम उसमें डालते थे। जैसे रुग्ण की अवस्था है वो देख के वो चूर्ण कर, वो भरड़ चूर्ण जो है उसका हम काढ़ा बना के उसमें एरंड का तेल प्रक्षेप करके उसको पीने के लिए बोलते थे। ऐसे काढ़ा उसको 2 वक्त देते थे, सुबह और शाम। तो ऐसे पीने, ये काढ़े की वजह से इतना शूल कम होता हुआ दिखाई देता था। रुग्णों को कोई भी पेन किलर
की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमारे ओपड़ी में अभी तक जितने भी रुग्ण आते हैं उन सब को पहला तो हमारे दवाई से उनका शूल के लिए जो आप वो बाहर की दवाई लेते थे वो सब बंद हो जाती थी, और फिर जरूरत है तो ही हम उसका पंचकर्म करते थे, नहीं तो हम शमन चिकित्सा पर ही उनको ज्यादा उपशम मिलता था। और ये ऋण का स्नेह से उनका मृदु शोधन तो होता ही रहता था, इसलिए उसको फिर दूसरे शोधन की जरूरत नहीं पड़ती थी। कभी जरूरत है तो हम उनको योग बस्ती करते थे, कभी मात्रा बस्ती ही ज्यादा देते थे। उसके लिए हम सहचर का तेल है, बला तेल है, बला गुड़ इत्यादि तेल है, अवस्था जैसी है उसके हिसाब से हम वो तेल का बस्ती के लिए उपयोग करते थे। तो और उन्होंने जो बोला है वात शोधन होने के बाद, संसर्जन क्रम करने के बाद उसको मधुर अम्ल लवण उष्ण भोजन का सेवन करना चाहिए। और अभ्यंग नित्य अभ्यंग करने के लिए बोला है। मर्दन चिकित्सा भी बोले, हाथ से जब जोर से दबा के मालिश करते हैं तो उसको मर्दन बोलते हैं। वो मर्दन चिकित्सा ही चिकित्सा का भी वर्णन यहाँ पे मिलता है। वेष्टनम मतलब जितने भी जहाँ पे भी शूल है उसको स्नेह स्नेह लगा के वहाँ उसे वस्त्र से वेष्टन करने के लिए बोला है। तो वो वस्त्र गर्म वस्त्र चाहिए, उसे उसको आवरण करना है। और त्रासन चिकित्सा तो उन्माद के अवस्था में मानस व्याधि में उसका उपयोग ज्यादा करते हैं। तो त्रासन से भय उत्पन्न होता है, लेकिन ये अकस्मात भय निर्मिति जो है वो त्रासन, उसको त्रासन चिकित्सा कहते हैं। वो एक आध बार हम त्रासन चिकित्सा करके रुग्णों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन बार बार ये भय उत्पन्न किया तो उसमें वात का प्रकोप होता है, इसलिए बार बार करने की क्रिया नहीं है, कभी कभी त्रासन चिकित्सा हम कर सकते हैं। सेक मतलब अवगाह सेक स्वेदन है, नहीं तो धारा सेक है, इसका उपयोग करके हम शूल कम कर सकते हैं। मध्य और पौष्टिक गौड़िकम का सेवन करना चाहिए। स्निग्ध उष्ण बस्ती का सेवन करने के लिए बोला है। ये बस्ती जो है वो नियम पूर्वक लेनी चाहिए, अवस्थानुसार बस्ती है नियम पूर्वक, मतलब अब स्नेह बस्ती 3 दे देगी, उसके बाद मल निहरण के लिए नीलो बस्ती देना चाहिए, और फिर से स्नेह बस्ती का हम उपयोग कर सकते हैं। ये इतनी जो चिकित्सा हम कर रहे हैं वो चिकित्सा से उसको सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, उसके जो लक्षण है वो कम होने चाहिए। ऐसी ही चिकित्सा हमको करनी है। कभी कभी हम इसके लिए जो सिद्ध तेल का उपयोग करने के लिए बोला है, सिद्ध और जो स्नेह का योनि बताई है उसमें तिल तेल बोला है, अतसिया है, सरसप है, और अखरोट है। ऐसे बहुत सारी योनियां बताई है इसमें कि जो हम रुग्ण हमारा ला सकता है, उसको जो उसकी अवस्था के अनुसार हमको वो स्नेह कौन सा देने का है वो उसके ऊपर तय करते हैं। फिर मांसरस का उपयोग करने के लिए बोला है, उससे अनुवासन बस्ती ज्यादा देने के लिए बोले हैं। यहाँ पे मैंने वाग्भट का ये उपक्रम लिया है। तो बाद में एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, जो गदर निग्रह में बताई है उसमें उन्होंने वृक्ष जो है उसका उपयोग करने के लिए, वृक्ष जो द्रव्य है उनका उपयोग करने के लिए बोला है, वो वात शमन के लिए। तो ये थोड़ी अलग सी बात है। और इसके अब हम वात की जो चिकित्सा है उसमें प्रधान दोषों का ज्ञान करके लेना ये बहुत जरूरी है। और वात से कोष्ठों को वात मतलब स्नेहपान करने से कोष्ठों में मृदुत्व आ जाता है, और उसकी वजह से वहां पर वात संचित नहीं हो सकता है, इसलिए स्नेह ज्यादा मात्रा में देना जरूरी रहता है। लेकिन ये सब करते हैं तो अग्नि की परीक्षण करके ही हमको स्नेह देना पड़ता है। तैल को वात चिकित्सा में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है।
और सिद्ध तेल का उपयोग हम जब सूक्ष्म मार्ग में स्थित दोष है तो उनको निकालने के लिए हमको सिद्ध तेल का उपयोग करना पड़ता है। जब वात के साथ दूसरे दोषों का संसर्ग है तो उस वक्त हमको जो चिकित्सा करनी हो क्रिया साधारणी सर्वा श्रोष्टा चापी शस्यते, मतलब जो क्रिया है वो साधारण क्रिया करने के लिए बोला है। और जो वात दोष है उसका परीक्षण करके, हम दोषों का परीक्षण करके हमको चिकित्सा करने के लिए बोला है। और यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं, मतलब वात के साथ जब पित्त है तो कैसे चिकित्सा करते। तो एक स्त्री रुग्णा थी, उसकी उम्र थी 28 साल और वो हमारे पास आई थी। तो उसको ये प्रधान रुझा उसकी थी कि पैर में बहुत ज्यादा दर्द है। वो तो हमने उसका निदान जो किया था वो गुरुद्रसी किया था। तो मैंने उसको चिकित्सा में रासना, अश्वगंधा और मतलब रासना, सप्तक काढ़ा के जितने द्रव्य है 10 ये सब इसका काढ़ा दे दिए, गुड़ुची पुनर्नवा इसका काढ़ा दे के उसके उसमें एरेंडा का तेल का प्रक्षेप दिया था। और ये काढ़ा लेने के लिए उसको बोला, उसके साथ में गुगुल दिया और पाचन के लिए भी आम पाचक वाटी जो थी वो दे दी थी। लेकिन उसकी प्रकृति पित्त की थी, लेकिन व्याधि जो था वो वात कवच का था, इसलिए मैंने उसको उष्ण चिकित्सा से शुरुआत की। लेकिन जब रुग्ण 8 दिन उसके पहले उसको उपशम हो गया, 7 दिन के बाद जो फॉलोअप के लिए तो उसको अच्छा लगा। लेकिन फिर से वही चिकित्सा हमने चालू रख दी तो वो उसने 3-4 दिन के बाद वो फिर से आई और वो बोली मुझे मूत्र प्रवृत्ति में थोड़ी अंगार हो रही है और मुझे थोड़ा सा दाह महसूस हो रहा है। तो मैंने वो ठीक है, फिर हमने वो जो काढ़ा वगैरह उष्ण जो था वो सब बंद कर दिया और उसको फिर स्नेह पान दिया। और पहले तो शमन चिकित्सा की जो दाह था उसके लिए, और फिर उसको स्नेह पान देके उसको विरेचन दिया। ये देने के बाद फिर वो रुग्णा हमको उसने बाद में बताया कि मुझे प्राइमरी इनफर्टिलिटी के लिए मैंने बहुत जगह दिखाया था और मुझे कुछ भी उसके लिए फायदा नहीं हुआ था। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे चिकित्सा ली है तो उसको वो कंसीव हुई थी उससे। तो मतलब हमने जो चिकित्सा की वो व्यत्यासात हो गई थी। पहले हमने उष्ण चिकित्सा से शुरुआत की और बाद में हमने पित्त की चिकित्सा की, मतलब शीघ्र चिकित्सा, मतलब स्नेहपान करके उसका पित्त का शोधन किया। तो इसकी वजह से उसको जो है वो कब्ज हो गई। मतलब जो पित्त दोष और संश्लिष्ट वात जब रहता है तो व्यत्यासात चिकित्सा का महत्व बहुत ही ज्यादा है। इसलिए हमारे पास जब भी रुग्ण आते हैं, हमको उसके व्याधि का निदान नहीं हुआ है तो भी चलता है, लेकिन उसके दोषों की अवस्था कौन सी है, इसमें प्रधान दोष अभी कौन सा है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। उसको देख के हमको चिकित्सा करनी है और फिर फॉलोअप के लिए रुग्णों को बुला के फिर उसके दोषों के अवस्था का हमको परीक्षण बार बार करना पड़ता है। अभी इसके बाद में मैं थोड़ा सामान्य चिकित्सा के बाद और चिकित्सा उपक्रम वात व्याधि में कौन से करते हैं। तो इसमें वात व्याधि में अर्दित भी एक व्याधि है। अर्दित में जो चिकित्सा बताई गई है उसमें श्रेष्ठ नाम अर्दिते नावनम मूर्धनि तैलम श्रोत्राक्षी तर्पणम, मतलब नावन मतलब नस्य और मूर्धनि तैल एक विशेष चिकित्सा यहाँ पे बताई गई है, इसलिए इसका उल्लेख मैं कर रही हूँ। वैसे तो दिनचर्या में हमको नित्य अभ्यंग के लिए बोला है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सभी लोग नित्य अभ्यंग नहीं करते। हफ्ते में एक बार या 2 बार वो एक बार या 2 बार वो सर को तेल लगाते
हैं, फिर वो बिल्कुल तेल नहीं यूज करते। तो हमको रुग्ण को ये बताना चाहिए कि तुमको नित्य तेल लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे अर्धित में नावन नस्य बोला है, और मुरनी तेल जो है, और इसका अर्थ है हाँ डॉक्टर सुजाता, हेलो हेलो डॉक्टर सुजाता, हेलो 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 डॉक्टर सुजाता जी। हेलो डॉक्टर सुजाता जी। हाँ हाँ हाँ, बोल रही हूँ। हाँ मैं जरा एक्चुअली, हाँ एक्चुअली हाँ वॉइस बंद 2 मिनट से आपकी वॉइस बिल्कुल जैसे आ ही नहीं नहीं आ रही रही थी। थी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा तो ऐसा करते हैं डॉक्टर साहब, अभी है ना नेक्स्ट वाला जो कभी एक बार जैसे आगे वाली हाँ डेट हाँ में मैं देखती हूँ, तो तब एक बार फिर से हाँ ये हाँ जो अमृत मार्ग वाला है ना, काफी इम्पोर्टेंट है हाँ, और काफी अच्छा हो रहा है, मगर आज इंटरनेट ने और क्लाइमेट बाहर बहुत बहुत तकलीफ खराब है। मैडम, हाँ हमारे जी हाँ यहाँ जी। बारिश जैसा है जी वातावरण, जी। तो यहाँ भी इसलिए बहुत ज्यादा इंटरनेट का आंधी आ प्रॉब्लम गई है। है। जी जी। है ना, हाँ हाँ। तो इसलिए फिर ठीक है, एक बार फिर मैं और रखते यहाँ हैं पे, डॉक्टर साहब, है ना, क्योंकि हाँ मैं अब यहाँ पे वॉल्यूम पूर्ण, बिल्कुल नहीं आ रही तो रिकॉर्डिंग में भी नहीं जा रहा है, तो फिर इसलिए है ना, फिर करते हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी अच्छा जी जी। अच्छा, ठीक है, फिर हाँ मैं जी यहाँ पे हाँ जी। विराम को देती हूँ वाणी को। जी जी जी, है बहुत ना। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हाँ आपका। ठीक है, हाँ आप यहाँ थैंक यू हमारे मैडम, ओके। निवेदन पर आए और इस ज्ञान रूपी यज्ञ में आपने आहुति दी। और हम नेक्स्ट थोड़ा सा हाँ भगवान करे एटमॉस्फेयर अच्छा हो, क्लाइमेट अच्छा हो, तो हम फिर से जरूर आपसे ये सारी हाँ विद द रेफरेंस ऑफ पेशेंट्स हम सारी बात सुनना चाहेंगे। और अभी मैं डॉक्टर दीक्षा को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर दीक्षा, शांति मंत्र के लिए। जी मैम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो